दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ और उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा काम कर रही थी। ये जो लगभग 3 वर्ष की जो अवधि है, इस 3 वर्ष की अवधि में 15 महिलाओं को संविधान सभा का सदस्य बनने का अवसर मिला। 15 महिलाएं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उस पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, अगर ये प्रश्न पूछ ले तो आंसर होगा 9। और अगर प्रश्न पूछे जैसा कि आपके सामने है कि टोटल कितनी महिलाएं थी तो आंसर होगा 15। तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई उस पहली बैठक में टोटल 9 महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, कुल जो सदस्य थे 207 में से 9 महिलाएं थी और टोटल समय में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं सदस्य थी तो आंसर होगा 15। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से असत्य युग्म की पहचान करें। दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न क्या है, सत्य या असत्य पूछा जा रहा है। असत्य युग्म की पहचान करें। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो 2-3 जो प्रावधान जो काफी महत्वपूर्ण है उनमें से एक प्रावधान ये भी है कि बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने और मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर नियुक्त किए गए और मद्रास और बॉम्बे दोनों के गवर्नर्स को इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स एकदम सही है दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1833 में चार्टर एक्ट बनाया गया। जब चार्टर एक्ट बनाया था उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। शुरुआत में अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तक ही था। 1773 की अगर हम लोग बात करें, धीरे धीरे उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1833 का जब चार्टर एक्ट बनाया गया तब तक लगभग पूरा भारत का जो साम्राज्य है अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तब उन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट पर जैसे नाम बदला गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का अवसर मिला। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। फिर देखिए भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कर्जन। आप लोग दोस्तों जानते हैं लॉर्ड कर्जन कब थे। 1905 का जो भंग हुआ वो इन्हीं लॉर्ड कर्जन साहब का योगदान है। और ये पूछा भारत का प्रथम वाइसराय का पद कब सर्जित किया गया। दोस्तों आपको याद होगा 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय किया गया। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और जब नाम बदला गया वाइसराय किया गया तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वाइसराय बनने का अवसर मिला। इसका मतलब दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। और ये क्या पूछे असत्य कौन सा है, तो ये असत्य है। इसकी जगह पर अगर लॉर्ड कैनिंग होता तो दोस्तों ऐसी स्थिति में एकदम सही होता, लॉर्ड कैनिंग। फिर देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आप लोग जानते हैं श्री राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें जो भारतीय थे तो श्री राजगोपालाचारी, एकदम सही स्टेटमेंट है। दोस्तों अपने से भी यही पूछा है, असत्य कौन सा है, तो याद रहेगा। ऐसे प्रश्न आपसे कांस्टेबल जैसी परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, कोई बड़े बड़े प्रश्न नहीं आएंगे इनमें से गलत कथन कौन सा है, ऐसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। आपसे सीधा बुलेट टाइप के प्रश्न आएंगे, तथ्यात्मक प्रश्न आएंगे। तो इसको ध्यान रखना, इनमें से असत्य कौन सा हो गया, सी हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। संविधान की प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। एक प्रश्न आपके कांस्टेबल में जरूर बनेगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। और यहां क्या पूछा, कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय दोस्तों, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय उल्लेखित है और तीनों इसी सीक्वेंस में, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। तो 3 प्रकार के न्याय है। प्रस्ताव में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो प्रस्तावना में उल्लेखित है। 2 प्रकार की समानता है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। तो 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में। भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार ऐसा पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 2 बार है। क्या, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का भी उल्लेख है। प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि का भी उल्लेख है। ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखनी है आपको। चलिए अगला प्रश्न, भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को कितने बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बहुमत से पूछ रहा है, कितने बहुमत से पारित होना चाहिए। दोस्तों नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। और अगर आपको मालूम हो तो नए राज्य का गठन भारत की संसद करती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन संसद करती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन संसद करती है और अनुच्छेद 3 में ये सब बातें उल्लेखित है। और दोस्तों संविधान में संशोधन जो होता है वो संसद तो करती है, लेकिन अगर अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन के 2 तरीके उल्लेखित करता है वो विशेष बहुमत से। और ये दोस्तों पूछ रहा है नए राज्य का गठन। नए राज्य का गठन हमेशा और हमेशा साधारण बहुमत से होता है। संसद के दोनों हाउस के साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन करोगे वे परिवर्तन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं आएंगे। और अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत दे रखा है, इस वजह से बाकी जो बचा वो दोस्तों साधारण बहुमत है। और साधारण बहुमत का क्या मतलब है, जो लोग उपस्थित है उनका बहुमत, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। याद रहेगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऐसे ध्यान रखना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों जिस तरह से प्रस्तावना से एक प्रश्न पूछा जाएगा ठीक उसी तरह से संविधान के स्रोतों के संदर्भ में भी एक प्रश्न अपेक्षित है, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। संविधान के स्रोत मौलिक अधिकार पूछे तो अमेरिका से, शक्तियों का पृथक्करण पूछे तो अमेरिका से, ठीक है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद पूछे तो अमेरिका से, महाभियोग की प्रक्रिया पूछे तो अमेरिका से, ये सब बातें ध्यान रखना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूछे तो अमेरिका से, इंग्लैंड से, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब हमने इंग्लैंड से लिया। यहाँ पूछ रहा है नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए, तो नीति निदेशक तत्व देखो ब्रिटेन से लिए नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से लिए नहीं, पीछे बच गया दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्वों का कॉन्सेप्ट लिया और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सब बातें ध्यान रखनी है। संविधान के स्रोतों के संदर्भ में प्रश्न बनेगा। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। केंद्र और राज्यों के जो संबंध है वो हमने कनाडा से लिए, ठीक इसी प्रकार से संपत्ति सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। ये सब बातें ध्यान रखना, संविधान के स्रोत पर प्रश्न बनेगा। आगे बढ़े।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्ट था? दोस्तों, ये वो अनुच्छेद है जो हर दूसरे साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी पीटीटी में, कभी ग्राम सेवक में, तो कभी कांस्टेबल में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उनमें से जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों, वो छुआछूत यानी अस्पृश्यता से संबंधित है, और अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक महत्व के सभी स्थान, तालाब, कुएं, पब्लिक पार्क्स, मैदान, ये समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 15 में। प्रश्न क्या है? छुआछूत कहां पर है? अनुच्छेद 17 में। तो इसका आंसर हो गया बी, यानी अनुच्छेद 17। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट कौन जारी कर सकता है? दोस्तों, हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 मौलिक अधिकार दे रखे, उनमें छठा मौलिक अधिकार जो है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है दोस्तों। और ये जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है, आर्टिकल 32 में उल्लेखित है, ठीक है। छठा मौलिक अधिकार कहता क्या है कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो गया तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है याचिका जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में साफ शब्द में लिखा है सुप्रीम कोर्ट 5 याचिका जारी करेगी। लेकिन दोस्तों, यहां तो अनुच्छेद 32 का उल्लेख ही नहीं है। यहां लिखा है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने के लिए कौन कौन सी याचिका जारी की जा सकती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी याचिका जारी करता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। अगर आपसे प्रश्न अनुच्छेद 32 के संदर्भ में पूछते तो आंसर होता सुप्रीम कोर्ट। अगर आपसे प्रश्न खुला पूछा गया जैसा कि ये, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। 32 पूछे तो सुप्रीम कोर्ट लिखना, और ऐसा खुला खुला पूछ ले, अनुच्छेद 32 पर्टिकुलर उल्लेख नहीं करे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। जिला न्यायालय को याचिका जारी करने का अधिकार नहीं होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक विकल्प दे रखा केवल सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 होता तो केवल सुप्रीम कोर्ट लिख देते तो चल जाता। मैच करना है, ये वही जो याचिकाओं के बारे में बात कर रहे थे, इसी का अगला प्रश्न है। 5 याचिका दे रखी है दोस्तों, कौन सी याचिका कब जारी की जाती है? अरे याचिका क्या है? अगर आपके या मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो कोर्ट से हम कहेंगे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, आप याचिका जारी कीजिए, दैट इज रिट। अब जो 5 याचिका दे रही है उनको मैच करना है, ठीक पूछा ना, सुमिलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से कोई बंदी बना ले, जैसे मैं आपको पकड़ के किसी कमरे में डाल दूं तो आपके घर वाले कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट जो है सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ ये याचिका जारी करेगा कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे शरीर समेत उपस्थित कीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है शरीर समेत उपस्थित करना, अर्थात हमें शरीर चाहिए, यस। दूसरा परमादेश, मतलब होता है हम आदेश देते हैं। कोई भी संस्था जो सरकारी है, जो राज्य शब्द की परिभाषा में आती है, वो संस्था यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप कोर्ट को जाकर कह सकते हो सर इनको बताओ कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो इन्हें ये आदेश दो कि आप ये कार्य कीजिए, अर्थात हम आदेश देते हैं। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का काम है भर्ती करना, रिजल्ट घोषित करना, और 2-3 साल से कोई मामला पेंडिंग चल रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन है हो रहा है, तो आप कोर्ट जाओगे और कोर्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग का कहेगा कि आप इनका रिजल्ट निकालिए, हम आदेश देते हैं। तो परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जरा देख लेते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब रोकना, कोई संस्था काम कर रही है और उसकी वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोर्ट उसे कहेगा रुक जाओ। एक्चुअली में जो बड़े कोर्ट होते हैं अपने नीचे के कोर्ट को, जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं तो बड़ा वाला कोर्ट नीचे के कोर्ट को कहेगा रुक जाओ और ये पूरा मामला हमारे पास भेज दो, रुक जाओ पूरा मामला हमारे पास भेज दो, दैट इज प्रतिषेध। अधीनस्थ न्यायालय को लेख, यानी अधीनस्थ यानी छोटे वाले कोर्ट, बड़ा कोर्ट छोटे वाले कोर्ट को याचिका जारी करके कहेगा रुक जाओ और पूरा मामला हमारे पास भेज दो। फिर आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब भी रोकना ही होता है। कोई संस्था जिसका जो काम नहीं है उससे बाहर जाकर वो काम करे तो कोर्ट कहेगा आपने ये काम कैसे कर दिया भाई, रुक जाओ हमें बताओ ये काम कैसे किया। तो इसके लिए हो जाएगा पूर्णतः सूचित करना, यस, पूर्णतः सूचित करना। अब देखिए अधिकार पर्चा लास्ट याचिका के रूप में देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी पद के लिए योग्य नहीं होता है और उसके बावजूद भी यदि वो पद प्राप्त कर लेता है, मैं उदाहरण देके बता दूंगा, उस पद को प्राप्त कर लेता है तो कोर्ट पूछेगा आप किस अधिकार से यहाँ बैठे। जैसे अभी सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप लोग जानते हैं कि सरपंचों के चुनाव में 21 वर्ष न्यूनतम आयु है, और कोई व्यक्ति ने फर्जी सर्टिफिकेट के द्वारा 21 वर्ष अपनी आयु दिखाकर चुनाव लड़ लिया, जबकि उसकी एज 20 साल और 6 महीने, चुनाव लड़े चुनाव जीत गया, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, कोर्ट से पूछेगा भाई साहब आप जब उम्र को पूरी करते नहीं है, आप जब इस पद को धारण करने के योग्य नहीं है तो आपने कैसे पद धारण कर लिया, आप इस पद पर कैसे बैठे हो, किस अधिकार से बैठे हो। तो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। तो बंदी प्रतिष्ठित ए में अपने आ जाएगा हमें शरीर दीजिए यानी 4, बी मतलब परमादेश, हम आदेश देते हैं, ये कहां पर है 3, सी में आ जाएगा प्रतिषेध, सबऑर्डिनेट कोर्ट या नीचे के न्यायालय को, उत्प्रेषण हमको बताओ ऐसे कैसे काम कर रहे हो, और ई मतलब अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से 2। तो 4 3 5 4 3 5 4 3 5 तो 2 ऑप्शन में 4 3 5 भी चाहिए और फिर 1 2 यानी 4 3 5 1 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4 3 5 1 2। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? आंसर आप बहुत सिंपल सा है, भाग 4 में है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, आप लोग जानते हैं ना, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता के संदर्भ में, और भाग 1 भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है अनुच्छेद 1 से 4 तक, और भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। और ये किसका पूछ रहा है? नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। दोस्तों ये सब बातें ध्यान रखनी है, सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे गलत हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो दिक्कत ही नहीं है। सी इसका आंसर एक बार फिर भाग 4 में है। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन दोस्तों लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ, और 24 अप्रैल को लागू होने के कारण ही पंचायत राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे राजस्थान में पंचायत राज कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ और भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं ना, संवैधानिक दर्जा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर किया गया। ये सब बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य। दोस्तों याद रखना, मूल कर्तव्य पूछ रहा है 6 से 14। 86वां जो संविधान संशोधन है वो 2002 में हुआ था। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में जो 10 मूल कर्तव्य पहले से जुड़े हुए थे 42 संशोधन के द्वारा, उसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया और ऐसा लिखा कि सभी माता पिता और अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वें के द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, आप लोग जानते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी बात हुई, मोटे मोटे तौर पर तो संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त किया गया। 86वें हम लोग बात कर चुके हैं। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोटर यानी मतदाता जो है उसकी आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। दोस्तों राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। 1989 की बात है, याद रहेगा। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन लोग होते हैं? दोस्तों ये प्रश्न बेसिकली यूं है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 ये बतलाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, अर्थात निर्वाचक मंडल का उल्लेख करता है। आप लोग जानते होंगे संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। और संसद में कितने मनोनीत होते हैं बताओ, कितने मनोनीत होते हैं? 12। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होने का प्रावधान दोस्तों क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दोस्तों याद ही मत रखिएगा, आज के दिन लोकसभा में कोई मनोनीत नहीं होता है, सबके सब राज्यसभा में मनोनीत होते हैं और उनकी संख्या 12। वे लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। एक दूसरी बात, आज राज्य कितने हैं? 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। फिर तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और ये सब दोस्तों बातें कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 54 में लिखी है। आइए जरा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एकदम बात सही है। राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एकदम बात गलत है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो विधानसभा नहीं होना चाहिए, विधानसभा के 2 सदन होते हैं, विधानमंडल होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन नहीं, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये स्टेटमेंट गलत। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एकदम सही। 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बात एकदम सही। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी बात सही। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया? 1, 3, 4, 1, 3 और 4 ये रहा। तो अपने इस प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हो गया? डी। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो संशोधन किया गया उसके तहत भाग लेने लगे। और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में 1997 को वोट दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र ऑब्वियसली उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना किसको देंगे? सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को। तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिया जाएगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रहेगा दोस्तों। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया? चारों अनुच्छेद को देख लें दोस्तों। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 जो है उसमें तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्री को नियुक्त किया जाएगा, सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद करेंगे। ये तो 75 पे लिखा। 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये सब लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद करेगा। 77 में लिखा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और फिर लिखा कि राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन के संदर्भ में नियम बनाएंगे। और 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति को इस संदर्भ में सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाएं। तो आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 78 में है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इन विच आर्टिकल? दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख 52 में, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 63। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या बढ़िया प्रश्न है। आप बताइए इसका आंसर। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक बात बताएं आपको, प्रधानमंत्री की पद के लिए कोई क्वालिफिकेशन भारत के संविधान में नहीं दे रखी है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई योग्यता संविधान में नहीं दे रखी है। तो फिर आंसर कैसे देंगे? आंसर देंगे हम। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए, और अगर वो सदस्य नहीं है तो कम से कम 6 माह में उसे सदस्य बनना होगा, अधिकतम 6 माह में उसे सदस्य बनना होगा, ऐसा 75 में लिखा। एंड अगर आप संसद का सदस्य बनना चाहते हैं दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 हाउस है। लोकसभा में मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो कम से कम संसद का सदस्य बनने की योग्यता तो हो। तो न्यूनतम योग्यता की अगर बात करें तो 25 वर्ष दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए, याद रहेगा। भारत में कोई भी मंत्री जो मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना चाहता है वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? दोस्तों आर्टिकल 75 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सभी मंत्री जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये 75 में लिखा हुआ है, और मंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देगा। यस, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को, और ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 75 में। 75 में लिखी हुई दोस्तों, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्न कथनों में से सही कथन छांटिए, सही कथन की पहचान कीजिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यस, प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपने दोस्तों राष्ट्रपति पद की शर्तें अगर देख रखी हैं, पढ़ रखी हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 59 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हो तो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, एकदम सही। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। यस,
ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 79 में लिखा है संसद मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, यानी एक और दो दोनों। यानी दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों। याद रहेगा। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है और 109 यह प्रावधान करता है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 109 को देखें तो आपको साफ मालूम पड़ेगा कि राज्यसभा को 14 दिन के भीतर भीतर धन विधेयक पारित करना पड़ता है, नहीं किया तो पारित माना जाएगा। तो आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 109। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर पारित करना होता है, पारित नहीं किया तो पारित माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन बी के अंतर्गत। 14 दिन के हिसाब से आंसर क्या हुआ? बी हुआ दोस्तों। आ रहा है मजा आप लोगों को? कई सारी बातें कर रहे हैं, कोई केवल प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, उससे संबंधित जो अन्य बातें भी हो सकती है वो भी कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही है, सही है। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में महान्यायवादी का उपबंध किया गया है, एक स्टेटमेंट। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता रखता है। दूसरा। तीसरा, महान्यायवादी की पदावधि 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष जो भी पहले होती है। संविधान की दूसरी अनुसूची में महान्यायवादी के लिए सैलरी का उल्लेख है। दोस्तों महान्यायवादी की सैलरी का उल्लेख संविधान की अनुसूची 2 में नहीं है। अनुसूची 2 में कई सारे लोगों की सैलरी का उल्लेख है। राष्ट्रपति की है, राज्यसभा के सभापति की है, उपसभापति की है, लोकसभा के अध्यक्ष की है, उपाध्यक्ष की है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस की है, सीएजी की है। महान्यायवादी की नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत। कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में महान्यायवादी के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, 6 वर्ष तो बहुत दूर की बात है। थर्ड बात, कौन बनेगा महान्यायवादी? आप आर्टिकल 76 को देखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 76 को देखिए, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वही व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। प्रश्न क्या है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। यस, ये सब बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। महान्यायवादी अनुच्छेद 148 कहां है? अनुच्छेद 148 में सीएजी है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। सही आंसर क्या है? बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष और हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। तो इसका सही आंसर है सी, 62 वर्ष। सी 62 वर्ष। क्लियर है दोस्तों? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ष 1953 में गठित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 ये कहता है कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग कौन है इसका पता करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 340 को आधार बनाकर 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। 1955 में इसकी रिपोर्ट आई थी, हालांकि रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। बीपी मंडल 1978 में, रिपोर्ट 80 में दी थी। ये पूछ रहा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों? ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, राइट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे? हु विल डिसाइड? कौन तय करेगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1+7 आज भी लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाता कौन है? अनुच्छेद 124 को ढंग से देखिएगा दोस्तों, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो है अनुच्छेद 124, आंसर है सी यानी संसद। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ऐसे ध्यान रखना, हाईकोर्ट का अगर प्रश्न पूछ ले तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? इफ यू वांट टू बी जज इन द सुप्रीम कोर्ट देन यू शुड हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस। 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट का वकील का, तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्ञानसुधा मिश्र सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुकी है वैसे, और लीला सेठ हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली व्यक्ति थी, पहली महिला थी। ये पूछा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर ए। और मीरा साहिब फातिमा बीबी बाद में तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही है, ये भी मालूम होना चाहिए। और लीला सेठ कहां रही है दोस्तों? लीला सेठ हाईकोर्ट में रही है। लीला सेठ हाईकोर्ट में रही है। याद रहेगा? ये सब तथ्यात्मक जानकारियां हैं और ऐसे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा हमेशा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देंगे। अभी आप मुझे कहेंगे कि ओम बिरला जी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उपाध्यक्ष तो कोई है नहीं, तो क्या दिक्कत है दोस्तों? उपाध्यक्ष अगर मैं भी है तो भी उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए ही इस्तीफा दिया जाएगा। इट शुड बी वेरी क्लियर। और उपाध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है तो वो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देगा। वाइस वर्सा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को देंगे अध्यक्ष को, और अध्यक्ष का पद खाली है तो भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इस्तीफा देता है। यस, बड़ा अजीब सा लगता होगा लेकिन ऐसा ही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि एक सदन बिल पारित करे, दूसरे सदन बिल पारित करने से इनकार करता है। एक सदन बिल पारित करता है, दूसरे सदन 6 महीने तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 118 ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि संयुक्त बैठक जो संसद की होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 118 में। इसके हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। और एक और बात बताएं, लोकसभा अध्यक्ष अगर अपने पद पर नहीं है
किसी कारण से अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं दोस्तों। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो बातें एकदम क्लियर है, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। संयुक्त बैठक 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाएंगे और 118 के तहत उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से कौन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 सीएजी पद का उल्लेख करता है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। 149 में सीएजी के कार्य हैं, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। संसद में सीएजी जो रिपोर्ट रखता है उस रिपोर्ट की जांच संसद की एक समिति होती है, लोक लेखा समिति। यस, ये लोक लेखा समिति जो है इसमें 22 मेंबर होते हैं, इनमें से 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। ये 22 सदस्यीय समिति जो है सीएजी द्वारा रखी गई रिपोर्ट की क्या करती है दोस्तों? जांच करती है। बड़े अच्छे प्रश्न है, तथ्यात्मक जानकारी वाले प्रश्न है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। एक कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बातें आप लोगों के लिए रखी जा रही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मैच नहीं खाता है? ये जरूर देखना दोस्तों कि क्या पूछ रहे हैं, नहीं है या है। जरा देख लेते हैं। 42वां मौलिक कर्तव्य, यस, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग 4(a) अनुच्छेद 51(a), एकदम बात सही है। 52वें संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, राजीव गांधी के समय हुआ था, ये इमरजेंसी में हुआ, ये राजीव गांधी के समय हुआ। दल बदल पर रोक लगाने का पहली बार प्रयास किया गया। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, एकदम सही है ये भी, 10th शेड्यूल। फिर 73वां संविधान संशोधन, यस, 1992 में हुआ था, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में कई सारे आर्टिकल जोड़े गए, 243 से लगाकर 243 ओ तक जोड़े गए, 16 अनुच्छेद थे, ये सब 73वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। फिर 84वां संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध। 84वां संविधान संशोधन का केंद्र राज्य से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में 84वां संविधान संशोधन परिसीमन से संबंधित है। परिसीमन समझते हैं ना आप लोग? जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ रखी हो तो आपको याद होगा, जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 राष्ट्रपति चुनाव में, ये वर्ष 2000 तक ही था। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि वर्ष 2026 तक जनसंख्या का आधार वर्ष यही रहेगा। तो संविधान संशोधन जो है 84वां, वो परिसीमन से संबंधित है। ये दोस्तों एकदम गलत है। तो अपने प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? डी। याद रहेगा, सब बातें ध्यान रखिए, अच्छे प्रश्न है ये, मैच कीजिए। ये क्या हुआ? 4 अनुच्छेद 4 राज्यपाल से संबंधित है, एक एक करके देख लें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद की योग्यताओं का उल्लेख करता है। 2 योग्यता कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी है, 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, 2 न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद की योग्यता 157। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी 155, तो 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ये बात कहां है? 156 में, यानी पदावधि। अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख है दोस्तों। आप लोगों को मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, टोटल 12 में से जो तीसरी है, वो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ जो है उसके प्रारूप का उल्लेख करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख उनसे संबंधित अनुच्छेद में है, अनुसूची 3 में नहीं है। तो 159 में क्या हो गया? 159 में शपथ हो गई दोस्तों। तो मैच कर लें। अनुच्छेद 157 में योग्यता यानी ऑप्शन नंबर 3, 155 में नियुक्ति यानी 4, 3 और 4, 3 4, 156 में कार्यकाल यानी 1 और ये 2। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा है? चलिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। राज्यपाल से परामर्श जरूर किया जाता है, नियुक्ति नहीं करता है। मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उल्लेख नहीं है नियुक्ति के संदर्भ में, इसको भूल जाइए। संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन पूछना नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं। यस, संविधान में कहीं पर भी अविश्वास प्रस्ताव शब्द का उल्लेख नहीं है। इवन विश्वास प्रस्ताव का भी उल्लेख नहीं, इवन किसी भी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं। निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ऐसा कोई भी प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है। ये बात सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरे स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। सरकार उसी दल की बनेगी दोस्तों जिसे लोकसभा में बहुमत होता है। तो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में जाते नहीं। ये भी बात सही है। तो एक और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 बातें समझ में आ रही है? यस, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अभी आपने ये प्रश्न देखा, अगला प्रश्न देखिएगा। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र आर्टिकल 233 था जिसमें दोस्तों केवल जिला शब्द का उल्लेख मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बाद तो कई सारे अनुच्छेदों में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये जिला शब्द के बारे में नहीं है। ये प्रश्न है जिला न्यायाधीश। आंसर है दोस्तों इसका अनुच्छेद 233। ये थोड़ा ध्यान रखना, तथ्यात्मक जानकारी है, कई बार अनुच्छेदों के बारे में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर, संभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी संभागीय आयुक्त, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव और देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, मंत्रिमंडल का सचिव, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में भी। मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और चुनाव के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अपॉइंटमेंट जो चीफ मिनिस्टर का होता है, इसका उल्लेख है संविधान में। आर्टिकल 164 अगर आप देखेंगे दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ये पूछा चुनाव, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में चुनाव के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है मुख्यमंत्री, ये बात तो सही है। तो कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, ये गलत है। अनुच्छेद 154 का दूर दूर तक मुख्यमंत्री के साथ संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये बात आपको एकदम ढंग से मालूम होनी चाहिए। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होगी, इस बात का उल्लेख करता है, तो ये गलत है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ये बात सही है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पहले बहुमत साबित करे। यस, ये बात भी सही है। मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद ही वो अपना बहुमत साबित करता है, ये बात सही है। अब देखिए संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और चुनाव के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो आधा सही और आधा गलत है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में तो लिखा हुआ है 164 में, लेकिन चुनाव के बारे में लिखा हुआ है। प्रश्न कौन सा गलत है? तो यहाँ स्पष्ट तौर पर देखें, डायरेक्ट तौर पर देखें तो अनुच्छेद 154 में उल्लेखित है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो बी यहाँ सही आंसर है, क्योंकि प्रश्न अपने को क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है। ये आधा सही आधा गलत है, लेकिन प्राथमिकता आपको बी पर ही देनी पड़ेगी। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? दोस्तों अगर आर्टिकल 164 को आप ढंग से देखेंगे तो उसमें जो बातें लिखी हुई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, डी, और व्यक्तिगत रूप से वे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वो राज्यपाल के प्रति है, सामूहिक उत्तरदायित्व पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं, लोकसभा का दूर दूर तो कोई मतलब नहीं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दोस्तों 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये इसका आंसर है, और 70th जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा दिल्ली को और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो आंसर हो गया बी। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश? यस, अध्यादेश राज्यपाल भी जारी करता है, अध्यादेश राष्ट्रपति भी जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति 1 2 3 और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो अपने प्रश्न के हिसाब से तो आंसर हो गया सी। अध्यादेश क्या है? जब राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और अचानक परिस्थितियां खड़ी हो गई हो जिसमें विधि बनाने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। 6 महीना अवधि होती है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है दोस्तों? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना लागू की गई भारत सरकार के द्वारा। ये दोनों योजनाएं कितनी सफल है इसकी जांच करने के लिए 1957 में संविधान सभा के सदस्य रह चुके बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 59 में रिपोर्ट दी। क्या कहा कि ये कार्यक्रम असफल है, क्या करो? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करो। कैसे करो? पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना करो, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी दोस्तों इसका आंसर है ए, स्थानीय स्वशासन। मनरेगा हो नहीं सकता क्योंकि 2006 में आया, पंचवर्षीय योजना 1951 में आ गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए जरूर था, लेकिन बेसिकली स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में हम लोग इसकी बात करते हैं, तो आंसर हो गया ए। किस राज्य में कॉमन सिविल कोड है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड की बात करता है, और भारत का एकमात्र राज्य गोवा, क्योंकि वो पुर्तगाल का दिन था, वहां आज कॉमन सिविल कोड लागू है। तो एकमात्र राज्य गोवा, कॉमन सिविल कोड मतलब एक देश एक प्रकार का कानून, विवाह, तलाक, ये सब गोवा में एक जैसा कानून है सभी धर्मों के लिए। तो गोवा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो। अगर दोस्तों अनुच्छेद 243F पढ़ेंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि पंचायत राज संस्थाओं के उम्मीदवारों के लिए योग्यताओं के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई, लेकिन एज जो है वो 21 वर्ष है। एक क्वालिफिकेशन जरूर है, दैट इज कि न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। राइट, चलिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यस, राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। राइट है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, अगर आप दोस्तों अनुच्छेद 165 को पढ़ेंगे तो वहां मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये सब लिखा है। हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो व्यक्ति एडवोकेट जनरल बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एडवोकेट जनरल को भारत के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार, किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं है राज्य के अधीन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये अधिकार तो किसको है? अटॉर्नी जनरल को, भारत के महान्यायवादी को। संविधान की दूसरी अनुसूची में इसके वेतन पत्रों का उल्लेख ना तो अटॉर्नी जनरल का है ना एडवोकेट जनरल का है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न क्या है, कौन सा सही है? तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए, याद रहेगा। चलिए, सूचना का अधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, सूचना के अधिकार जैसे किसी भी अधिकार का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वर्ष 2005 में इस संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार नहीं है ये, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए संवैधानिक भी मत कीजिएगा। ये एक विधिक अधिकार, इस लीगल राइट, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या बना रखा है? कानून बना रखा है भारत की संसद ने, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों? विधिक अधिकार। याद रहेगा। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे लोक सेवक हैं, वो यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं तो उससे संबंधित मामलों की जांच करने के लिए लोकायुक्त पद की स्थापना की गई। उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जहां पर इस संदर्भ में कानून बनाया गया, लेकिन महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जहां लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त पद स्थापित हुआ। आईडी दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त हैं। वर्तमान में तो यह पद खाली पड़ा है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि ये रिपोर्ट किसको देता है? ये अपने प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल इस प्रतिवेदन को विधानसभा में रखवाते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हुआ सी, राज्यपाल। यस, चलिए संविधान के निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन नहीं है दोस्तों, ये शब्द है निर्वचन। निर्वचन मतलब व्याख्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये शब्द क्या है? निर्वचन। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित कोई बात। दोस्तों मैं समझ गया हूं ये प्रश्न क्या है। ये प्रश्न यूं है कि ऐसा कोई प्रश्न अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है जिसमें भारत का संविधान कहना क्या चाहता है, संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि कोई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में आता है तो ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में उस मामले की सुनवाई के लिए कितने न्यायाधीश होने चाहिए? कम से कम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 5 होने चाहिए। यानी इसके हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हुआ? ए, 5 न्यायाधीश होने चाहिए न्यूनतम। ऐसा लिखा है आर्टिकल 145 में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इस संदर्भ में राष्ट्रपति को एक मंडल अनुशंसा करता है, सिफारिश करता है, उसको हम कॉलेजियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 1993 में, और उस निर्णय के बाद 1993 में ही कॉलेजियम की स्थापना की गई। इस कॉलेजियम में दोस्तों अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसके मेंबर होते हैं। 5 लोगों का ये जो समूह है ये राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए, याद रहेगा, ध्यान रखना। 52वें संविधान संशोधन के महत्व का जो कारण है वह है
दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और इसके द्वारा दल बदल पर पहली बार रोक लगाने का प्रयास किया गया, जिसे हम लोग आयाराम गयाराम कहते हैं, जिसके लिए हरियाणा बहुत प्रसिद्ध रहा है। आजकल इसके लिए और ट्रेडिंग शब्द भी प्रचलन में है। इस पर पहली बार रोक 52वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो मताधिकार की आयु 18 वर्ष से तो था। दल बदल मैं कह ही रहा हूं 52वां। 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, एकदम गलत। 3 भाषाएं जो बात कर रही है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 16, 17, 18 एक साथ में जोड़ी गई। इसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं एक साथ में जोड़ी गई 2004 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री संशोधन ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश का भारतीय संघ के राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को या किसी भी इकाई को राज्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भी गलत है। तो आंसर क्या है? बी। दोस्तों आंसर क्या है? बी। निम्न में से भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? दोस्तों अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। इसमें जो तीसरी स्वतंत्रता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसमें 2012 में अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट किया गया 57वां और 57वां संविधान संशोधन करके उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता। तो आंसर क्या हो गया? सी। ये थोड़ा ध्यान रखना। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552। यस, और वर्तमान की अगर बात करें तो 543। आप कहेंगे 545 लिखिए, 545 नहीं दोस्तों, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन की जो व्यवस्था थी वो अब समाप्त कर दी गई है। इस वजह से आंसर क्या होगा? 552। थैंक यू वेरी मच। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इस वजह से इस प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो एक प्रश्न के साथ हमने बहुत सारे अन्य प्रश्नों को डील कर दिया। दोस्तों आप बहुत बारीकी से ध्यान रखना, अच्छे प्रश्न बनेंगे। दूसरा देखिए, फिर उद्देशिका से संबंधित ही है। प्रश्न ये है दोस्तों कि ये जो उद्देशिका है इसमें निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। आप लोग जानते हैं प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे तो रखी है, लेकिन इसे आपको सीक्वेंस में बताना, अनुक्रम के बारे में दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सही आंसर है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना ये लिखे हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए सही आंसर क्या है? सी। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से? दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं एक प्रश्न जरूर बनेगा संविधान के स्रोतों के बारे में, ध्यान रखना। अमेरिका से हमने
न्यायिक पुनरावलोकन लिया, शक्तियों का पृथक्करण लिया, मूल अधिकार की अवधारणा ली, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्तावना की भाषा, ये सब हमने अमेरिका से लिया। इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन व्यवस्था, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेष अधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सब हमने इंग्लैंड से ली। आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ली, निर्वाचन मंडल लिया, साथ ही साथ हमने आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए। फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो वहां से गणराज्य लिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है प्रस्तावना में उल्लेखित, वो फ्रांस की क्रांति के नारे से ही प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें हम लोग तो वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। कनाडा की बात करें तो वहां से हमने केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा करते हुए जो 3 सूचियां बनाई हैं, उनमें से 2 सूचियों का कॉन्सेप्ट और संघवाद की अवधारणा हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है दोस्तों। इसी प्रकार से सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्यों की अवधारणा ली है। मोटी मोटी बात मैंने आपके सामने रखी है। जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रावधान लिए, आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन का ये जो प्रावधान है वो भी हमने जर्मनी से लिए, ये भी आप याद रखेंगे। तो प्रश्न है मूल अधिकारों की अवधारणा। मूल अधिकारों की अवधारणा हमने यूएसए से ली। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं से संबंधित कितने विषय उल्लेखित है दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 1992 में संविधान में 243 से लगाकर 243 ZG तक नए अनुच्छेद जोड़े। 18 अनुच्छेद, ध्यान रखना। संविधान में हमने भाग 9A जोड़ा। संविधान में हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी। 12वीं अनुसूची में 18 कार्यों का हमने उल्लेख किया। ये प्रश्न यही पूछ रहा है, इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। तो मेरे वो मित्र जो राजस्थान पुलिस का भाग बनने जा रहे हैं दोस्तों, ऐसी तथ्यात्मक सूचनाएं अपने पास रखे, प्रश्न बनेगा, अच्छा प्रश्न बनेगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? दोस्तों, अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। क्या लिखा हुआ है 25 में? सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, 25 में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों वहां 3 कंडीशन लिखी हुई है। क्या क्या? एक, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सदाचार मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, 3 कंडीशन, 3 परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये चारों प्रकार की स्वतंत्रता होगी। दोस्तों, ये प्रश्न जो रखा है आपके सामने, ये वर्ष 2013 के आरएस के पेपर में पूछा जा चुका है, खूब आपके सामने रखा। तो सार्वजनिक व्यवस्था लिखा हुआ है, हेल्थ लिखा हुआ है, सदाचार लिखा हुआ है, मानववाद जैसा कोई शब्द वहां अनुच्छेद 25 में नहीं है। और हमसे भी पूछा जा रहा है किसके अधीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, मानववाद, याद रहेगा। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और अगर अनुच्छेद 20 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां दोस्तों 3 बातें उल्लेखित है। 3 बातें, अनुच्छेद 20, 3 बातें कौन सी? नंबर 1, जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसको उसी समय के कानून के तहत सजा दी जा सकती है। एक व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। और एक व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उसे सजा भी एक दी जानी चाहिए, उसे 2 सजा नहीं हो सकती है। ऐसी बात अनुच्छेद 20 में लिखी हुई है दोस्तों। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? बी। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता, ये सारी रहने या बसने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में दे रखी। 22 में किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है उस समय उसके कौन कौन से मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख कर रखा है। हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है, उसे वकील से सहायता लेने का अधिकार है। 22 में। 24 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। 24 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप किसी भी खतरनाक कल कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं, बाल श्रम पर रोक। अपना जो प्रश्न है उसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। याद रहेगा। मान के चल रहा हूं, ईश्वर कृपा करेगा और इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके जरूर आ जाएगा। राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्याग पत्र किसे संबोधित किया जाएगा? दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल को अगर अपना इस्तीफा भी देना है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सब अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। मुख्यमंत्री को नहीं करते हैं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है। कौन सा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 दोस्तों आप लोग जानते हैं, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन को बढ़ावा देगा, ऐसा अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु सुप्रीम कोर्ट को 5 याचिकाएं जारी करने का अधिकार देता है, जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे ही भारतीय संविधान की आत्मकथा मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन से संबंधित है, राज्य कृषि व पशुपालन को व्यवस्थित करेगा। और अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करेगा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। निम्न में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति जो है इमरजेंसी के समय गठित की गई थी और इस समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वां संशोधन हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के द्वारा यह समिति गठित की गई थी और उसी 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों, जोड़े गए थे, उस समय उनकी संख्या 10 थी। बलवंत राय मेहता समिति आप लोग जानते हैं, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक व अनुमोदक की आवश्यकता है? दोस्तों, मुझे लगता है ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 50 प्रस्तावक होते हैं व 50 ही अनुमोदक होते हैं। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक यानी 100 लोग। और ये 100 लोग कौन हो सकते हैं दोस्तों? ये 100 लोग वही हो सकते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54 के तहत, उसमें जो सदस्य हैं वही, उन्हीं में से 50 लोग उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और दूसरे 50 लोग जो है वो उनके नाम का अनुमोदन करेंगे। ये व्यवस्था है प्रस्तावक व अनुमोदक की। ये 1997 से, पहले 20-20 हुआ करते थे, अब 1997 से 50-50 है। याद रहेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, इसके हिसाब से आंसर सी है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियां, विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया? दोस्तों, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। 1970 की बात है। इंदिरा जी ने राजा महाराजाओं को जो प्रीवी पर्स संविधान के लागू होने के साथ ही दी जा रही थी, उसको समाप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था। 26वां संविधान संशोधन। ये 26वां संशोधन 1970 में किया गया और इसके द्वारा राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। ये बात ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है।
राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर आप 80 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का उल्लेख है और वहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, समाज सेवा या फिर विज्ञान में विशेषज्ञ होने चाहिए। इन चारों में से किसी भी फील्ड के विशेषज्ञ हो सकते हैं। ऐसे 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का यह स्वविवेक नहीं है, मंत्रिपरिषद उन्हें जैसा कहती है उसके अनुसार इन्हें मनोनीत किया जाता है। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। प्रश्न दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 अगर आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का और निर्वाचन विधि दोनों का उल्लेख है। लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, सही है। राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, सही है। विधानसभा के सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का कोई रोल नहीं है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो 1 और 2 ऑप्शन आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए दोस्तों इसका आंसर 1 और 2 दोनों है। आप लोग जानते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। आर्टिकल 66 में ऐसा लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, एकदम सही। और राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जी नहीं। जी नहीं दोस्तों, वो राज्यसभा के बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप आर्टिकल 67 को देखोगे तो उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि का उल्लेख है। उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। लेकिन दोस्तों आगे भी तो लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? लोकसभा की भी सहमति होनी चाहिए। इस बी ऑप्शन में ये लिखा हुआ नहीं है लोकसभा की सहमति, इसलिए ये गलत है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति आवश्यक होनी चाहिए, यस एकदम सही है। 67 में ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल। वो अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने की तत्काल बाद छोड़ेगा, ये भी बात सही। तो गलत क्या है? बी। राज्यसभा अकेले अपने स्तर पर उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यसभा पहल करती है, अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, जो इसमें लिखी भी नहीं है। और अपने से क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 ये कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 215 ये कहता है कि उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अर्थात उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहां अपने से प्रश्न पूछ रहा है योग्यता के संदर्भ में। अनुच्छेद 216 जो है उस अनुच्छेद में बता रखा है कि हाईकोर्ट का अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर है 216। और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आप भारत के नागरिक हो या फिर हाईकोर्ट में अगर 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हो एज ए एडवोकेट तो आपको हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ऐसा कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 216 में लिखा हुआ है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते निश्चित कौन करता है? संविधान में प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है, एकदम क्लियर होना चाहिए। कैबिनेट अपने स्तर पर नहीं कर सकती क्योंकि प्रधानमंत्री तो उसका हेड होता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। ये कौन करता है? हमारी संसद करती है। तो आंसर क्या हो गया? सी, संसद के द्वारा। निम्न में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 100 देखेंगे, आर्टिकल 100 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखना, कुल सदस्य संख्या का 1/10। उन विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा करती है। संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर सामान्यतः राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। दोस्तों ऐसा अनुच्छेद 246 में लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी सूची में नहीं है, तो फिर विधान कौन बनाएगा? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विषय का उल्लेख करता है। अवशिष्ट विषय, ये ध्यान रखना, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं क्योंकि कई बार अंग्रेजी में भी ये शब्द डायरेक्टली लिखा हुआ आ सकता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी। अवशिष्ट विषय ऐसे विषय कहलाते हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है और ऐसे विषय पर विधि बनाने की जो जिम्मेदारी है अनुच्छेद 248 के तहत संसद को दे रखी है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद। राज्य विधानमंडल सवाल ही पैदा नहीं होता। राष्ट्रपति? जी नहीं, राष्ट्रपति तो अध्यादेश जारी करते। तो आंसर ए। अरे वाह, क्या काफी बड़ा विकल्प है ये। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों विचार करने से पहले थोड़ा जान लीजिए, आर्टिकल 76 में इस पद का उल्लेख है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है। इसे आप प्रथम विधिक अधिकारी कह सकते हैं। ये भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, उसे सुने जाने का अधिकार है। इवन महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत संसद की बैठकों में भाग भी ले सकता है, संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है और उसे संसद को संबोधित करने का भी अधिकार है, वोट नहीं दे सकता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी अनुच्छेद 88 के तहत संसद की बैठकों में भाग लेने, बोलने और संसद की समिति का मेंबर बनने का अधिकार है महान्यायवादी को। सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो भारत का महान्यायवादी भी बन सकता है, याद रहेगा। अब देखें इसको। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है। 1, मंत्रिपरिषद यानी सरकार के बदले जाने या त्यागपत्र देने के पश्चात वो अपने पद पर बना रहता है। 2, उसे ऐसी विधि से हटाया जाएगा जैसा कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधिक अधिकारी या सलाहकार होता है। 1, अपने पद पर बना रहता है। 2 और तीसरा, देखिए दोस्तों आर्टिकल 76 आप देखेंगे तो महान्यायवादी के बारे में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। तो ये सही नहीं है, एकदम सही। और सरकार इस्तीफा दे देती है, सरकार चली जाती है, सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, महान्यायवादी अपने पद पर नहीं रहता है। ये भी गलत, ये भी गलत। पूछा क्या कौन सा सही नहीं है? महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधिक अधिकारी नहीं होता दोस्तों, वो सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो ये पहला भी गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है? 1, 2 और 3 तीनों ही सही नहीं है। आंसर हो गया सी। समझ गए कौन सा सही नहीं है? ये बात ध्यान रखना, याद रहेगा। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? दोस्तों लोकपाल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करने वाला, शिकायतों को सुनने वाला देश का सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी संस्था है। लोकपाल में एक सभापति होता है, आप लोग जानते हैं पीसी घोष वर्तमान समय में भारत के लोकपाल है, कह सकते हैं कि लोकपाल के सभापति है। उनके अलावा 8 सदस्य इसमें होते हैं। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकपाल को दुनिया भर के देशों में ऑम्बुड्समैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑम्बुड्समैन।
दुनिया में जिसे ऑम्बुड्समैन कहते हैं उसी को भारत में हम लोग लोकपाल कहते हैं। दोस्तों ये प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। इस आयोग ने ही पहली बार अनुशंसा की थी कि भारत में लोकपाल व लोकायुक्त जैसी संस्था होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि लोकपाल नाम किसने दिया, तो दोस्तों आंसर होगा लक्ष्मीमल सिंह भी। क्या आंसर होगा? लक्ष्मीमल सिंह भी। जोधपुर के थे लक्ष्मीमल सिंह भी। राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं बीजेपी की ओर से। और 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासियों का हर साल जो कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, इस सबके बारे में सिफारिश लक्ष्मीमल सिंह जी ने दी थी। और लक्ष्मीमल सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा पर ही पंचायत राज संस्थाओं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया? सी। विधि आयोग तो हर गठित किया जाता है 5 साल में। अब तक 21 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। विधि आयोग का कोई ईयर फिक्स नहीं है, 5 साल में ईयर फिक्स नहीं है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उनकी जांच से संबंधित है। निम्न में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं जुड़े थे? दोस्तों प्रश्न है नहीं जुड़े थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर देश में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में एक बहुत बड़ा आंदोलन हैदराबाद में हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर, तेलुगु भाषी राज्य को लेकर। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा 1952 में भुट्टू रामुलू ने एक आमरण अनशन किया और उस आमरण अनशन की वजह से उनका निधन भी हो गया। फलस्वरूप भाषा के आधार पर पहला राज्य बना 1953 में आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अलग अलग राज्य भाषा के आधार पर गठित हो, इसको लेकर जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में 1953 में ही सरकार को जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में पहला व एकमात्र राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। उसमें 2 मेंबर थे, एक थे के एम पनिकर और दूसरे थे हरदेनाथ कुंजू। के एम मुंशी नहीं थे। तो प्रश्न भी यही है, कौन नहीं थे? तो आंसर हो गया के एम मुंशी। 1956 में इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर संविधान में संशोधन किया गया था, 7वां, और फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? दोस्तों अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख करता है, अपीलीय। 134 दांडिक मामलों में अपील का उल्लेख करता है, दांडिक मामले। 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को विभिन्न विषय पर परामर्श देता है। और 138 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो अभी काम कर रहा है, इसके अलावा यदि कोई और काम देना है तो संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, उसकी अधिकारिता में विस्तार कर सकती है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? आंसर होगा संसद। ऐसा अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस पर भारित किए गए? संचित निधि पर। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो वेतन भत्ते जो मिलते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। और संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 266 में है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। आकस्मिक निधि का उल्लेख कहां पर है? 267 में है। गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय का तो कोई मतलब ही नहीं है। संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लिखा है? देखिए दोस्तों, आप लोग शायद जानते होंगे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 1975 में 26 जून को जो राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, हम सब लोग जानते हैं उसका मिसयूज हुआ। पहले आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था अनुच्छेद 352 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक असंतोष शब्द को हटाकर उसकी जगह पर क्या लिख दिया? सशस्त्र विद्रोह। और ये जो 44वां संशोधन है वो 1978 में हुआ था दोस्तों। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बनेंगे और ये काफी अच्छे वाले प्रश्न कहलाएंगे। याद है, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये प्रावधान भी 44वें संशोधन के द्वारा किया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल, ये थोड़ा गलत लिख दिया था, सही छपा नहीं, ये अनुच्छेद है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख है। आर्टिकल 60 में शपथ का उल्लेख है। 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, ये तो 56 में भी लिखा हुआ है, 61 में प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 61। महाभियोग की प्रक्रिया कहां है? अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। याद रहेगा, ध्यान रखना 56 में भी है लेकिन वहां लिखा है राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा। प्रक्रिया कहां है? 61। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बात गलत है। आप लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। एक ही बार किया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, उससे पहले बंद भी की जा सकती है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, एक बार बढ़ाया गया 42वें संशोधन के द्वारा। लेकिन किस परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। सही आंसर है सी, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और वो भी आपातकाल की घोषणा के समय। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वोटर की आयु 18 वर्ष, ये मतदाता। अगर आप पंचायत राज और नगर पालिकाओं का चुनाव लड़ रहे हैं 21 वर्ष। अगर आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं 25 वर्ष। अगर आप राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो प्रश्न लोकसभा के संदर्भ में है, इसलिए आंसर सी है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपने देख लिया। अगला प्रश्न जरा देखिए, भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का विवेचित करता है? ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहां से बताता हूं। ये चारों अनुच्छेद देख लेते हैं क्या। अनुच्छेद 70 तो इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी अन्य परिस्थितियों में रिक्त हो जाता है, जो इस संविधान में जो दे रखी परिस्थितियां उसके अलावा यदि रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या विधि होगी, उस विषय पर कानून बनाने की जो पावर है वो संसद को दे रखी है अनुच्छेद 70 के तहत। अनुच्छेद 72 आप लोग जानते हैं बहुत पॉपुलर आर्टिकल है और मैं मान के चलता हूं दोस्तों के कांस्टेबल जैसे पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी, ये इस बात का उल्लेख 74 में कर रखा है। ठीक है, और उस मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, ये भी लिखा हुआ है। क्लियर।
राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा को एक बार पुनर्विचारित लौटा सकते हैं। 74 अपना प्रश्न है नियुक्ति और पदच्युति। अब देखिएगा आर्टिकल 75 को साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। तो दोस्तों 75 हो गया पदच्युति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर कभी भी किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। 75 प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिकाएं जारी कर सकता है? देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिकाएं जारी करता है। अनुच्छेद जो 35 है वो बताता है कि संसद किन किन विषयों पर कानून बना सकती है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और अनुच्छेद 214 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अपने प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रश्न क्या किसका पूछ रहा है? हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो दोस्तों क्या प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं बना रहता है। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं और मंत्री में मुख्यमंत्री भी शामिल है, इसलिए 100% गलत है। एक तो बात है। प्रश्न पूछा कौन सा सही है? मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में सामान्यतः पूछा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑब्वियसली विधानसभा 5 वर्षों के लिए गठित की जाती है, उससे पहले भंग हो जाए वो अलग बात है। सामान्य कार्यकाल सामान्य तो 5 साल ही होती है, तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी सामान्य कितना हुआ? 5 वर्ष। क्या पूछा कौन सा सही है? तो इसके हिसाब से दोस्तों केवल एक सही है, केवल एक सही है इस प्रश्न का आंसर। राजस्थान राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? दोस्तों 91वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 15% होगी और न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी। ऐसा 91वें संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया। यहाँ पूछा कितना न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है, तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी, न्यूनतम 12 और अधिकतम 15% विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40 क्या कहता है दोस्तों? राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देगा। ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? राज्य सभी लोगों को कार्य की जो मानवोचित दशाएं हैं वो उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 37 को फिलहाल छोड़िए। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो पहले वाला जो प्रावधान था उसे घटाकर क्या लिखा? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राज्य बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 37 जो है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात अवाद योग्य। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ये एक्चुअली में राज्यपाल की योग्यता के बारे में पूछ रहा है। राज्यपाल पद की जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 157 में लिखी हुई दोस्तों। वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यही तो राज की बात है। भारत का नागरिक होना चाहिए और जन्म से भारत का नागरिक को ये जरूरी थोड़ी है कोई बाहर किसी देश में जन्मा है वो भारत की नागरिकता हासिल करके राज्यपाल बन सकता है। ये गलत है दोस्तों। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी गलत है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में लिखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है? कोर्ट में देखना है कौन सा सही है। केवल 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, याद रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किए गए? दोस्तों 73वां संशोधन 1992, इसके द्वारा 3 बातें। संविधान में 243 से लगाकर 243 ओ तक नए अनुच्छेद जोड़े गए, एक बात। दूसरी बात, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तीसरी बात, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन से भाग में, किस भाग में? तो भाग 9, इसका मतलब दोस्तों आंसर क्या हो गया? ए। भाग 9 आंसर हो गया ए। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ, बगदरी गांव में हुआ, पंडित नेहरू द्वारा किया गया और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर यह पंचायत राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ। आंध्र प्रदेश में तो पहली बार चुनाव हुए। प्रश्न है उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उद्घाटन कहां किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, याद रहेगा। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? दोस्तों संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की जरूर शपथ लेता है, लेकिन प्रश्न है मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। तो आंसर क्या हो गया? सी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इंटरिम यानी काम चलाऊ सरकार दोस्तों पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुई थी जुलाई 1946 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोस्तों आप लोग शायद जानते होंगे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर वाली बैठक में 1946 को। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एक और भी उपाध्यक्ष थे, उनका नाम वी.टी. कृष्णमाचारी था और ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये उपाध्यक्ष थे। प्रश्न स्थायी अध्यक्ष, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। हाँ, कितना थोड़ा सा बड़ा है, जरा देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है जरा पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग है, गलत। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ठीक है, ये तो सही है। दोनों में से एक तो सही नहीं है। देखो दोस्तों, मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, गलत। मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, तो ये सही और ये सही, यानी 2 और 4 सही। 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या प्रश्न है,
क्या प्रश्न है दोस्तों? अगर ढंग से अगर आप बात को देखें तो दो जो ऑप्शन है इनमें से एक होगा, ये जो दो ऑप्शन है इनमें से एक होगा, देखना एक का भाग नहीं। तो 1 और 3 2 या 4, यानी आप पेपर अटेंड करते समय इन दो विकल्पों को दिमाग से निकाल दीजिए। अब इन दोनों में से सही है, ये आपको देखना है, इन दोनों में से एक सही है, 1 3 या 2 4। तो सही आंसर क्या हो गया? 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त? दोस्तों अनुच्छेद 231 ये कहता है कि दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र और गोवा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट है, ये कॉमन हाईकोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम इत्यादि के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट है, कॉमन हाईकोर्ट है। पंजाब हरियाणा के लिए कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़, वो। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा का गठन। 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, और ये प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। 123 संसद का जब अधिवेशन नहीं होता है दोस्तों तब अध्यादेश जारी किए जाते हैं। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 सप्ताह होती है, जो अगले सत्र के प्रारंभ होने से शुरू होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। यस, चुनाव आयोग का राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों में कोई रोल नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव जरूर करवाता है, लेकिन विवादों की सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? दोस्तों अनुच्छेद 51 तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 52 भारत का सबसे छोटा अनुच्छेद है, जो ये कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख करता है, और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे इस बात का उल्लेख करता है। तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? सी। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, क्षेत्र में लिखा हुआ है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है। चौथा उपरोक्त सभी, आंसर हो गया उपरोक्त सभी यानी डी। संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्य का प्रधान तो राज्यपाल होता है। प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति, संसद के दोनों सदनों के प्रति। और संसद का लोकप्रिय सदन यानी निम्न सदन यानी किसकी बात कर रहा है? लोकसभा की बात कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर किसी मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूछा जाए तब आंसर होगा राष्ट्रपति, और राज्य के संदर्भ में पूछा जाए तो राज्यपाल। लेकिन दोस्तों यहां सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 की उपधारा 3 को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें साफ लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा दोस्तों संसद का निम्न सदन है। इसका सीधा सा मतलब है, आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट में कौन शामिल होता है? पहली बात दोस्तों, मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक, शब्द नहीं है मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द लिखा हुआ नहीं। एक दूसरी बात, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया। ये दूसरी बात है, और ये एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। मंत्रिमंडल का मतलब है केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सभी कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ये मिलकर बनता है कैबिनेट। प्रश्न है कौन कौन शामिल है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद गलत। मंत्रिपरिषद में तो कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, उप मंत्री भी आते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी आते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ये भी गलत। कैबिनेट मंत्री, राज्य और उप मंत्री ये भी गलत। प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? केवल कैबिनेट मंत्री। अगर इस विकल्प में होता कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री तब आंसर होता कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है इसके हिसाब से इसका आंसर यही है। एक वर्ष में कम से कम संसद की कितनी बैठक होना अनिवार्य है? दोस्तों एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है, क्योंकि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल यानी गैप नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक प्रश्न और है, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? दोस्तों प्रश्नकाल संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ये सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो मौखिक प्रकार के होते हैं, जवाब मौखिक दिए जाते हैं, और अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उससे रिलेटेड और प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ठीक है, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, गलत है। पूरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सही है। पूरे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, गलत है। उत्तर पर बहस की जा सकती है। ये इस तरह से 2 विकल्प 5 विकल्प दे रखे हैं, तो हम भी देख लेते हैं। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पहला ऑप्शन सही है। पूरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं 3, यानी 1 और 3 बी। बहस को तो भूल जाइए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसके हिसाब से इसका आंसर है 1 और 3। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है जो आपके सामने रखे गए हैं। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों से संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वापस सुनिए, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। व्यवहार में भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और बाकी अन्य जो न्यायाधीश है उनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में नहीं है, ये प्रश्न दोस्तों हाई कोर्ट के संदर्भ में है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान करता है कि उन न्यायाधीशों को शपथ दिलाना राज्यपाल का काम है। तो ये जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर है दोस्तों वो है ए, राज्यपाल। हाई कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाना राज्यपाल का काम है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, एक बार फिर हाईकोर्ट के संदर्भ में प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 221 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
न्यायाधीशों का वेतन हो, चाहे राष्ट्रपति का वेतन हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन हो, चाहे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन हो, चाहे भारत के सीएजी का वेतन हो, सारे वेतन जो संवैधानिक पदाधिकारी है उन संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है, अनुच्छेद में नहीं है। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। फिर लिखा हुआ है वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,30,000 रुपए। एकदम सही है दोस्तों, ये बात एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनका वेतन 2,50,000 और हाईकोर्ट के जो जजेस है उनका वेतन 2,30,000। वापस सुनिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनका वेतन सेम 2,50,000, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,30,000। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर पद पर रहते हुए उनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं, गलत। आप लोग जानते होंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे भारत के सीएजी हो, चाहे राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, इनका एक बार वेतन अगर दोस्तों तय कर दिया गया है तो पद पर रहते हुए इनके वेतन में बढ़ोतरी तो की जा सकती है, लेकिन ये लिखा है अलाभकारी परिवर्तन। अलाभकारी यानी हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, मतलब होता है उनके वेतन में कमी, उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। प्रश्न क्या पूछा है, उपरोक्त में से सही कथन को छांटिए, सही कथन की पहचान कीजिए और इनमें से केवल 2 सही है, तो केवल 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो प्रश्न पूछा गया है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है और 164 मुख्यमंत्री के बारे में बात करता है। आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री दोनों नियुक्त होते हैं, ना तो उनके लिए चयनित शब्द लिखा हुआ है, ना उनके लिए निर्वाचित शब्द लिखा हुआ है, ना उनके लिए मनोनीत शब्द लिखा हुआ है, उनके लिए शब्द क्या लिखा, नियुक्त। एक्चुअली में ये पर्टिकुलर आर्टिकल पर पूछ रहा है, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, तो ये पूछ रहा है कि इस आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या शब्द लिखा हुआ है, तो नियुक्त करना लिखा हुआ है दोस्तों, निर्वाचित लिखा हुआ नहीं है, चयनित लिखा हुआ नहीं है, मनोनीत लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ है, डी। तो ये जो प्रश्न है उसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी, वर्ष 2003 की बात है, 91वां संविधान संशोधन हुआ और इस 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कई सारे काम किए गए। उनमें से एक काम था मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, राइट। इसी संशोधन के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया गया राज्यों के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में नहीं, राज्यों के संदर्भ में यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य में न्यूनतम संख्या जो है मंत्रियों की वो 12 होगी और अधिकतम कितनी होगी, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है और 200 का अगर 15% निकाले तो वो 15% आता है 30। यानी राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, तो आंसर होगा 30। ये याद रखना है आपको, याद रहेगा दोस्तों। और न्यूनतम कितने हैं, 12। जो छोटे राज्य हैं उनके संदर्भ में अलग प्रावधान है, ये मैं मोटे मोटे तौर पर बात कर रहा हूं। दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से संशोधन के द्वारा ये सब कुछ तय किया गया मंत्रियों की संख्या, तो ध्यान रखना 91वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2003 में। प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, याद रहेगा। ये सब बातें ध्यान रखना है। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या राज्यों में 12 होती है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और जब बात इतनी सारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं एक और बात बता देता हूं। इसी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी बदलाव किया गया और दल बदल पर रोक लगाई गई। दल बदल से संबंधित भी 91वीं अनुसूची है और मंत्री परिषद के आकार का संबंध भी इस संशोधन से है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे चलिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कौन से बाद में निर्धारित किया गया? दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, बेरूबारी वाद है 1960 का। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी वाद है 1960 का, इस मामले में तो निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और यह प्रश्न पूछ रहा है कि किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो विकल्प है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। आप लोग जानते होंगे केशवानंद भारती वाद में ही आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। 13 न्यायाधीशों की ये सबसे बड़ी पीठ थी। आज तक एक साथ में इतने न्यायाधीश किसी भी मामले में नहीं बैठे। केशवानंद भारती वाले वाद में 13 न्यायाधीश, ये सबसे बड़ी पीठ है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार। दोस्तों संविधान के स्रोत अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने अलग अलग देशों से अलग अलग बात ली, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। ये प्रश्न है मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस, उस समय तो रूस था नहीं जब लिए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे 1976 में। हालांकि ये संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, संशोधन 1976 में हुआ, लागू कब हुआ? 1977 में। इमरजेंसी थी, उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और सोवियत संघ यूएसएसआर उस समय कहा जाता था, वहां से हमने मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट लिया है। आजकल इसे रूस के नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए उस समय उनकी संख्या 10 थी, आज इनकी संख्या 11 है। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हमने वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लिया था। 86वां संविधान संशोधन वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समय किया गया था और 11वां कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। याद रहेगा, इसे ध्यान रखना दोस्तों, इसलिए तो आपको बताया जा रहा है
अमेरिका से क्या क्या लिया बताओ जल्दी से। मौलिक अधिकार लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, और शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत लिया, और उपराष्ट्रपति का पद लिया, महाभियोग लिया। ऐसे आपको याद रखना है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली, विधि का शासन लिया, एक नागरिकता ली, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली, संसदीय विशेष अधिकार ली। ये सब हमने ब्रिटेन से ली। फ्रांस से क्या लिए? फ्रांस से प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा लिया। प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द लिखा हुआ है वो भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया। लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया? सी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया था? दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, ये ध्यान रखना आपको। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ये प्रश्न पूछ रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया था। 13 दिसंबर 1946 को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो हमारे जो मित्र कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो पुलिस प्रशासन का तो बहुत नजदीक का संबंध होता है फंडामेंटल राइट से, उनके पास अक्सर शिकायतें इसी तरह की आएगी। तो बताओ हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करेगा? दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, किसी एक हाउस को नहीं है। संसद के दोनों हाउस को संविधान संशोधन के मामले में बराबर की शक्तियां प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट खुद अमेंडमेंट कर नहीं सकता, राष्ट्रपति के हाथ में अमेंडमेंट करना है नहीं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है इसके हिसाब से इसका आंसर सी यानी संसद है। और आप लोग जानते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है दोस्तों? अनुच्छेद 368 में उल्लेख कर रखा है। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है? 2 तरीकों से होता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? हमने अफ्रीका से ली है। और मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल जो संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। आज के दिन कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। बात को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 15(1) निषेध करता है राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 15 में 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है कि इन आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आप अनुच्छेद 15 को ढंग से देखेंगे तो वहां साफ लिखा हुआ है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। 5 आधार लिखे हुए यहाँ लिखा है धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान। दोस्तों ये बात ठीक है, लेकिन ये तो 4 ही हुए। फिर धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा वंश, ठीक है, ये काफी हद तक ठीक है। ये 5 लिखे हुए। धर्म, मूल वंश, जाति, संप्रदाय, अनुच्छेद 15 में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसको भूल जाइए, सही तो हो ही नहीं सकता। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। दोस्तों बी में भी ये लिखा हुआ है और डी में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अनुच्छेद 15 को देखेंगे तो आगे ये भी लिखा हुआ है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी, यानी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसी शब्दावली अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है। तो इसके हिसाब से आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या आंसर हुआ? डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए? दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के साथ ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्राप्त हो गया। सरकारी नौकरियों में भी और शिक्षण संस्थानों में भी एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त है। ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में दोस्तों ध्यान रखना है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था 1953 में। 1955 में इसने अपनी सिफारिश दी और कहा कि ओबीसी को आरक्षण दीजिए, लेकिन लागू नहीं किया गया। फिर देखिए दोस्तों, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम लोग मंडल आयोग कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक और आयोग बना 78 में। 80 में इसने अपनी सिफारिश दी, 78 में 80 में इसने अपनी सिफारिश दी। मंडल आयोग की सिफारिशों पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया। आप लोग जानते हैं ओबीसी के आरक्षण को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। इंदिरा साहनीवाद बनाम भारत संघ 1992 में, कभी ध्यान रखना ऐसा कभी पूछ ले तो इंदिरा साहनीवाद, जिसे हम लोग मंडलवाद भी कहते हैं, आरक्षण के संदर्भ में। अपना प्रश्न है दोस्तों, आरक्षण जो दिया गया ओबीसी को कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? 13 को भूल जाइए, अनुच्छेद 13 तो विधि शब्द की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, 13 14 भूल जाइए दोस्तों। अनुच्छेद 14 एवं 15 इसमें आधा सही है। अनुच्छेद 15 तो आरक्षण का आधार है, लेकिन 14 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसकी वजह से इसको भूल जाइए। 17 और 18 आप लोग जानते हैं, 17 छुआछूत के अंत की बात करता है, 18 विधियों उपाधियों के अंत की बात करता है, इसको भी भूल जाइए। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) अगर आप पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। और अनुच्छेद 16(4) में भी यही लिखा है सरकारी नौकरियों में पिछड़े हुए लोगों के लिए, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, पिछड़े हुए लोगों के आरक्षण का आधार 16 और 15(4), 15(4) और 16(4) जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखे? सी में दे रखे। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना, लैंग्वेज पे बल देना, क्या पूछ रहा है? उद्देश्य नहीं है। भाग 4 में उल्लेखित, भाग 4 में उल्लेखित 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है दोस्तों, उनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति कहा जाता है भाग 4 को। गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित है, गांधी के दर्शन से संबंधित है, लोगों का कल्याण राज्य करना चाहता है। अगर आप ये देखना चाहते हो संविधान में तो ये आपको भाग 4 में मिलेगा। लेकिन ये प्रश्न है उद्देश्य नहीं है। तो ये बात सही है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी सही है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यस इसको भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 44 में जिस तरह से कॉमन सिविल कोड की बात करके क्या दीजिए, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इवन हमारे संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी धारा में इस प्रकार की बात नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है? संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, यस। गांधी का ग्राम स्वराज यही तो है, इसलिए ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है, ग्राम स्वराज गांधी का।
संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। दोस्तों ये जो बात लिखी हुई है, ये बात एक्चुअली में अनुच्छेद 46 में लिखी हुई है। 47 तो अगर आप लोगों को याद हो तो राज्य का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वे लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, उनके पोषाहार, उनके न्यूट्रिशन की व्यवस्था करें। राज्य ऐसे मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये बात 47 में लिखी है। ये जो यहाँ लिखा है, ये बात कहाँ लिखी है? 46 में। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? एकदम गलत है। संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। एकदम बात सही है। संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो इसके हिसाब से सही आंसर हो गया बी। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे बातें आपको ध्यान रखनी। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, कठोर, लचीले। आप लोग जानते हैं दोस्तों, नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात नीति निदेशक तत्वों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, उस प्रकार की याचिकाएं नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अवाद योग्य। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार वाद योग्य, यही प्रश्न अगर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हो जाए तो आंसर हो जाएगा वो वाद योग्य है, और ये क्या है? अवाद योग्य। राज्यपाल से संबंधित सही कथन है। राज्यपाल से संबंधित सही कथन है, तो पहले तो अपने को इस पे निशान लगाना पड़ेगा, पूछ क्या रहा है सही कथन। नंबर 1, राज्यपाल का चुनाव चुनाव तो होता ही नहीं है ना, इसलिए इसको काट दीजिए। बी, संसद के दोनों सदन मिलकर राज्यपाल को चुनते हैं, इसको भी भूल जाइए। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, यस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। विधानसभा के सदस्य मिलकर राज्यपाल का चुनाव करते हैं, गलत। तो दोस्तों इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो गया? सी। याद रहेगा, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन, दोस्तों आपका जो पेपर है कांस्टेबल का, मैं मानकर चल रहा हूं कि कांस्टेबल के इस पेपर में आप लोगों से तथ्यात्मक जानकारी बहुत सारी मांगी जाएगी। और तथ्यात्मक जानकारी में आप मान के चलिए अनुच्छेद की संख्या के बारे में कभी प्रश्न पूछेगा, 17 क्या है, 18 क्या है, 23 क्या है, 24 कैसे प्रश्न पूछेंगे। और कोई ना कोई संविधान संशोधन जरूर पूछेगा, खासकर 7वां संविधान संशोधन है, 24वां है या 42वां है, 44वां है, 52वां है, 61वां है, 73वां है, 74वां है, 86वां है, 91, 92, 93, ये जो संशोधन है लेटेस्ट जो अमेंडमेंट 104 तक हो रखे हैं, यहाँ से मैं मानकर चल रहा हूँ ये प्रश्न पूछेंगे। इसलिए बार बार संविधान संशोधनों के संदर्भ में प्रश्न आ रहे हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? दोस्तों मूल संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं था। मूल संविधान में केवल ये लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन आज के दिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 अगर आप देखेंगे, उस अनुच्छेद 153 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आज लिखा हुआ है 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में किया गया, उस संशोधन के द्वारा लिखा गया, क्या लिखा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये पहले लिखा हुआ नहीं था दोस्तों, आज के दिन लिखा हुआ है। तो प्रश्न है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान, ये प्रावधान कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया दोस्तों, और 1956 में। ये कब संशोधन हुआ? 1956 में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। याद रहेगा, ऐसे ध्यान रखना है आपको। बड़े अच्छे प्रश्न हो सकता है, मैं मानकर चल रहा हूं ईश्वर कृपा करेगा और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑब्वियसली राज्यपाल के जो पद है उसको शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो कहां है? राष्ट्रपति द्वारा भूल जाइए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भूल जाइए, मुख्यमंत्री द्वारा भूल जाइए, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यस दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 159 जो राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख करता है, उसमें यह बात साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है, राज्यपाल को संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। और ये बात कहां लिखी हुई दोस्तों? आर्टिकल 159 में। एक बात और सुने आप, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों की जो शपथ है वो विशेष है। कौन पदाधिकारी किस बात की शपथ लेगा, इसका उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे, मंत्री क्या शपथ लेंगे, लोकसभा के सदस्य क्या शपथ लेंगे, इन सब का उल्लेख अनुसूची 3 में। लेकिन दोस्तों 3 पदाधिकारी ऐसे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में न होकर उससे संबंधित जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों में, वापस बोल रहा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है दोस्तों। ये याद रखना बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो अपना सवाल के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमने जानबूझ के दिया, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। ग्राम सभा का उल्लेख जानबूझकर प्रश्न दिया और मैं खुद ही कह रहा हूं गलत है। गलत किसलिए दोस्तों? क्योंकि अगर पूछा जा रहा है ग्राम सभा का उल्लेख, ऑप्शन अगर ये आ रहे हैं तो इसका आंसर तो 2 है, ए और बी, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए हमने रिपीट किया है, ताकि आपको मालूम पड़े कि अगर इस प्रकार की परीक्षा में कभी ये प्रश्न वापस आ जाए तो आपको आंसर क्या लिखना है। दोस्तों इसका ए और बी दोनों आंसर है। 243 जो अनुच्छेद है उसमें ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 243 ए में लिखा है कि ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा। प्रश्न ये थोड़ी पूछा है कि ग्राम सभा को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया, प्रश्न पूछा ग्राम सभा का उल्लेख तो दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी, तो फिर दोनों आंसर होने चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए हमने आपके सामने रखा, जबकि प्रश्न क्या होना चाहिए? ग्राम सभा को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अब पूछ लिया गया और अगर हमारे सामने ऑप्शन ये है तो मजबूरी में अपने को ए लिखना पड़ेगा दोस्तों, जबकि इसका आंसर 2 है, अनुच्छेद 243 और 243 ए दोनों। याद रहेगा, इस तरह से आप याद रखें। एक प्रश्न है दोस्तों पैसा अधिनियम। देखिए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से ये काफी बड़ा टिपिकल प्रश्न हो सकता है आपके लिए, लेकिन बताऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। लेकिन दोस्तों अगर आपने 73वां संविधान संशोधन पढ़ा है तो आपको आइडिया होना चाहिए वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू ही नहीं होता है। इसी प्रकार से मणिपुर का कुछ एरिया और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों अगर आप डूंगरपुर के हैं, अगर आप बांसवाड़ा के हैं, अगर आप बारा के हैं, अगर आप सिरोही जिले के हैं, उदयपुर का भी कुछ हिस्सा है, सिरोही का जैसे पिंडवाड़ा है, ये वो एरियाज है दोस्तों जहां पर हमारे अनुसूचित जनजाति के जो भाई बंधु हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे एरियाज जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं उसे हम लोग शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों?
उन एरियाज में जिसको हमने अनुसूचित क्षेत्र कह रखा है वहां पर 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव ना होकर किसके तहत होते हैं? पैसा एक्ट। ये देखिए पैसा एक्ट। पैसा एक्ट इसका मतलब है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम 1996। ये पैसा एक्ट लागू होता है कौन से एरियाज में दोस्तों? याद रखना, ऐसे एरियाज जिसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है वहां पर कौन सा एक्ट लागू होता है? पैसा एक्ट। इस पैसा एक्ट के तहत वहां पर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाते हैं। दोस्तों ये एक्ट 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ और दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। इस कमेटी की अनुशंसा पर यह एक्ट बनाया गया। तो विचार करना है, दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा एकदम सही है। 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, ये भी सही है। प्रश्न के हिसाब से कौन से सही है? तो सी, ए और 2 दोनों सही है। आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, 73वां संविधान संशोधन पूरे सभी राज्यों पर लागू नहीं होता, ये ध्यान रखना। मैंने कहा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर कंप्लीटली लागू नहीं होता, मणिपुर का कुछ एरिया और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। हालांकि बहुत कठिन बातें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दोस्तों क्या भरोसा कभी इस प्रकार का प्रश्न बन जाए। तो ये जो पैसा एक्ट है ये वहां लागू होता है जहां 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। और जैसे मैंने कहा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, अंबाला है, हमारे ये जो एरियाज है इन एरियाज में भी ये पैसा एक्ट लागू होता है। आज के दिन पैसा एक्ट के दायरे में 10 राज्य हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है, याद रहेगा। ये हालांकि कठिन है, मैंने पहले से आपको बता दिया। अब देखिए प्रश्न है, सूची को मैच कीजिए। ये काफी कठिन है लेकिन जानबूझकर देते हैं दोस्तों हम लोग इस प्रकार के प्रश्न, ताकि भाई एक आध भी प्रश्न बाकी वाले नहीं कर पाए और आप कर पाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बम्पर पुरस्कार की बात होगा। तो जरा देखिए, ये है एक्चुअली में 74वें संविधान संशोधन के बारे में, नगरपालिकाओं का गठन, स्थानों का आरक्षण, राज्य वित्त आयोग और नगरपालिकाओं का कार्यकाल, और सामने 4 आर्टिकल दे रखे हैं दोस्तों, अपने को इनको मैच करना है, ठीक है, सम्मिलित करना है। नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 74वां संविधान संशोधन नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। 1992 में हुआ था दोस्तों और 1 मई 1993 को ये लागू हुआ। नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। नगरपालिकाओं के 3 प्रकार स्थापित करता है, एक नगर निगम, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर पंचायत। ये तीनों नगरपालिका के 3 प्रकार हैं, ये ठीक है। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों संविधान में कई सारे आर्टिकल जोड़े गए। अनुच्छेद 243 टी से लगाकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। 243 टी से लगाकर जेड जी तक नए अनुच्छेद जोड़े गए इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आपसे प्रश्न पूछा, इनको मैच कीजिए दोस्तों। नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 क्यों में ही है। हमारी जो नगरपालिका 3 प्रकार की है इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 क्यों में है। नगरपालिकाओं में जो एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए एक के आरक्षण का जो प्रावधान किया गया, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 टी में है। पंचायत राज संस्थाओं में डी में है और यहाँ किसमें है? टी में है। राज्य वित्त आयोग दोस्तों 73वें संशोधन के द्वारा 243 आई में वित्त आयोग का उल्लेख है और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं के लिए जो वित्त आयोग है वो 243 वाई में। हालांकि आई और वाई दोनों का जो वित्त आयोग है वो एक ही है। स्टेट लेवल पर फाइनेंस कमीशन पंचायत राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं दोनों के लिए एक ही है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल अनुच्छेद 243 यू एकदम सही है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों, और निर्धारित कार्यकाल से पूर्व यदि कोई नगरपालिका भंग हो जाती है या कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो नए चुनाव 6 माह में शेष अवधि के लिए करवाए जाते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 यू। यानी दोस्तों अगर ढंग से देखा जाए 1 2 3 4 चारों ही मैच है, तो चारों ही मैच है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, 1 2 3 4 चारों ही मैच है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक प्रश्न आपके संविधान सभा पर आएगा, एक मौलिक अधिकार पर आएगा, एक प्रश्न आपके संविधान संशोधनों के बारे में आएगा, एक प्रश्न आपके कोई विवाद के बारे में प्रश्न पूछ ले, ऐसा प्रश्न अपेक्षित है। तो दोस्तों हमारी जो संविधान सभा है जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित हुई उसके बारे में प्रश्न है। प्रतिनिधि 4 घटकों में से चुने जाने थे, यानी ये कह रहा है कि संविधान सभा में 4 घटक, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, वहां से मेंबर लिए जाने थे, ये ऐसा कह रहा है। जी नहीं दोस्तों, ये गलत है। हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 ही घटक थे, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये स्टेटमेंट भी गलत। फिर दोस्तों संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 318 है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ये बात एकदम सही है। इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी भारत से लिए जाने थे। 296 में से भी 292 राज्यों से लेने थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट एकदम सही है दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। प्रारूप समिति में दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर समेत 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर अम्बेडकर समेत 7 सदस्य थे और ये लिख रहा है 8 सदस्य, ये स्टेटमेंट गलत है। आप लोग जानते हैं 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें 7 सदस्य थे, ये लिख रहा है 8, इसलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो फिर सही कौन सा है? केवल और केवल 3 किसमें है दोस्तों? सी में है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। याद रहेगा, ठीक है। निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया? दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्थापित हुआ था और स्थापित 1774 में हुआ, ये ध्यान रखना। और सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट। स्थापित 1774 में हुआ। एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। याद रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? ये पूरा जो निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है दोस्तों, संविधान के स्रोत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व भी लिए और ये व्यवस्था भी ली, तो आंसर क्या हो गया? डी। ऑस्ट्रेलिया से हमने संवृत्ति सूची ली, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली और अमेरिका से हमने क्या क्या लिया ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी हमने बात बताई भी थी। निम्न में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों 1976 में 42वां संशोधन हुआ। ये एकमात्र संशोधन है प्रस्तावना में, एकमात्र संशोधन।
इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, आप लोग जानते हैं। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, समाजवाद शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अमेंडमेंट कौन सा था? 42वां संशोधन, जो कि भारत के संविधान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट, सबसे ज्यादा विवादास्पद संशोधन माना जाता है। याद रहेगा, इस संशोधन के द्वारा लगभग 60 अनुच्छेदों में अमेंडमेंट किया गया। इस वजह से इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इंदिरा जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, तो कभी कभी इसे इंदिरा संविधान भी कह दिया जाता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया? ए। बात को आगे बढ़ाओ, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? क्या बात है, क्या पूछा है? नहीं है। संविधान की प्रस्तावना देखिए दोस्तों, बहुत बहुत ढंग से पढ़ लेना। मान के चल रहा हूं कि प्रस्तावना में से एक सवाल बनेगा। क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाने हेतु तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर व प्रतिष्ठा की समानता, इस प्रकार की शब्दावली प्रस्तावना में उल्लिखित है दोस्तों। तो उपासना की स्वतंत्रता है, सही बात है। व्यक्ति की गरिमा है, ये भी बात सही है। अवसर की समानता, ये भी बात सही है। लोकतांत्रिक सरकार, दोस्तों प्रस्तावना को अगर आप देखेंगे तो आपको वहां ये तो लिखा हुआ मिलेगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तो लिखेगा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो शब्द है सरकार, ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसी शब्दावली प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है। इसी में यह लिखा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, भारत अपने विवादों का समाधान मध्यस्थता के द्वारा करेगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अनुपालना को बढ़ावा देगा, सभी राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर है। आर्टिकल 39 में 6 बातें लिखी हुई है, याद है आपको? क्या क्या? सभी स्त्रियों और पुरुषों को रोजगार का समान अवसर, आजीविका का समान अवसर प्राप्त होगा, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी शब्दावली लिखी हुई वहां पर। 44 कॉमन सिविल कोड आप जानते हैं। और अनुच्छेद 265 क्या कहता है? संसद की अनुमति के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? यस, अनुच्छेद 108। एक सदन बिल को पारित कर दे और दूसरा सदन बिल को पारित करने से मना कर दे। एक सदन बिल को पारित करे और दूसरा सदन उस बिल में संशोधन कर दे जिसे पहले वाला सदन स्वीकार नहीं करे। तो एक सदन बिल को पारित करे और दूसरा सदन उस बिल पर 6 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया न दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। 108 में, तो 108 में लिखा हुआ क्या है? संयुक्त बैठक के कारण लिखे हुए हैं, मैंने कारण आपको बताया, संयुक्त बैठक के कारण। ठीक है दोस्तों, और क्या लिखा हुआ है? संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति, ये लिखा हुआ है। और संयुक्त बैठक में विधेयक किस तरह से पारित होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है? पता है क्या प्रक्रिया है? उपस्थित व मतदान करने वालों का, बताओ बताओ बताओ, उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत लिखा हुआ है दोस्तों, 2/3 नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है कि संयुक्त बैठक में उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से विधेयक पारित किया जाएगा। विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, ये सब 108 में लिखी हुई दोस्तों। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ये 108 में लिखा हुआ नहीं है, ये दोस्तों कहां लिखा हुआ है? 118 में। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता, ये सब कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है। ये तो बातें ध्यान रखनी है। 107 में संसद किस प्रकार बिल को पारित करती है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। 109 में धन विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, लोकसभा में किया जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा को 14 दिन में पारित करना होगा, पारित नहीं किया तो पारित माना जाएगा। 110 में धन विधेयक की परिभाषा क्या है, इस बात का उल्लेख है 110 में। तो दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से आंसर अपना क्या हो गया? बी। बी। अनुच्छेद 300 में वर्णित संपत्ति का अधिकार, दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, इसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लेखित था और 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसे मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 300A, और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसे संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया। दोस्तों प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार दोनों और मूल अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार तो होने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि अब यह समाप्त हो गया है, इस बात को खत्म कर दी। विधिक अधिकार है, ये बात सही है, 300 में लिखा है, लेकिन चूंकि दोस्तों संविधान में लिखा है इसलिए संवैधानिक अधिकार भी है। इसलिए सही आंसर क्या है? ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है और संविधान में उल्लेखित होने के कारण ये एक संवैधानिक अधिकार भी है। याद रहेगा, ये सब बातें ध्यान रखना। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों सेकंड शेड्यूल, हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 थी, 9, 10, 11 और 12 बाद में जोड़ी गई। सेकंड जो शेड्यूल है, विभिन्न संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनको वेतन कितना दिया जाएगा उससे संबंधित है। और शेड्यूल 3 विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी किस बात की शपथ लेंगे इससे उल्लेखित है। हमसे पूछ रहा है सेकंड शेड्यूल का संबंध किससे है, तो आंसर हो गया बी, सॉरी आंसर हो गया ए। शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख 4 में है और भाषा का उल्लेख 8वीं में है। प्रश्न है सेकंड शेड्यूल, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, यानी प्रश्न के हिसाब से दोस्तों अपना आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्न में से किस एक वर्ग को शामिल नहीं करता है? दोस्तों हमारे जो मूल अधिकार है उसमें अगर आप देखेंगे चौथे मूल अधिकार का नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक। ठीक, क्या कहता है?
अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, ऐसा 25 में लिखा हुआ है। क्लियर दोस्तों? एक दूसरी बात, हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी जो स्थल है वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, ऐसा भी 25 में लिखा हुआ है। तीसरी बात, यहाँ हिंदू शब्द में सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, 7 शब्दों में लिखा हुआ है जैन आते हैं। दोस्तों ये जो है पारसी, ये शब्द वहां पर लिखा हुआ नहीं है। प्रश्न क्या है, कौन शामिल नहीं है? आंसर क्या हो गया? डी। याद रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 312। देखिए दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियां जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद का उल्लेख जरूर करता है अनुच्छेद 324। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। दोस्तों मूल संविधान के तहत हमारे यहाँ 2 अखिल भारतीय सेवाएं रही है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक भारतीय पुलिस सेवा। ठीक। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को इस बात का अधिकार देता है कि यदि राष्ट्रीय महत्व में उनको ये जरूरी लगता है तो ऐसी स्थिति में वे उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 312 उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से किस आधार पर करेंगे? राष्ट्रीय महत्व। अगर उन्हें लगता है कि देश के लिए बहुत जरूरी है तो ऐसी स्थिति में वो नई अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु प्रस्ताव रख सकते हैं। आधार ये होना चाहिए, बहुमत या प्रक्रिया उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। याद रहेगा दोस्तों। अनुच्छेद 312 इस बेस पर राज्यसभा ने प्रस्ताव रखा और 1966 में एक नई सेवा का गठन किया गया, उसका नाम है भारतीय वन सेवा। तो आज के दिन कुल मिलाकर कितनी सेवाएं हो गई? 3 अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा याद रखिए। संसदीय विशेषाधिकार का भंग कोई मतलब नहीं है, वैसे संसदीय विशेषाधिकार जो है अनुच्छेद 105 में दे रखे। तो अपना जो प्रश्न है इसके हिसाब से इसका सही आंसर है बी। क्या आंसर है दोस्तों? बी। ठीक। भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? हमेशा दोस्तों प्रश्न को देखो तो सबसे पहले ये देखना कि क्या पूछ रहे हैं। तो सही है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। देखिए दोस्तों, भारत कोई अमेरिका नहीं है। अमेरिका में कहां के नागरिक हो तो कहता है मैं न्यूयॉर्क का हूं, फ्लोरिडा का हूं, लॉस एंजल्स का हूं, लॉस वेगास का हूं, इस तरह से वो कहता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की नागरिकता भी है और देश की भी नागरिकता है। भारत में एक नागरिकता है और ये अवधारणा हमने इंग्लैंड से ली है। तो पहला ऑप्शन गलत, राज्य की एक नागरिकता गलत। हमारे यहाँ राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। आप ये नहीं कि मैं राजस्थान का नागरिक हूं, मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक, संपूर्ण भारत की एक नागरिकता, ये बात एकदम ठीक है। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता जी नहीं। आप एक साथ में 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगर दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ठीक। हाँ, ये अलग बात है कि हमने कुछ देशों के नागरिक जो भारतीय मूल के हैं उनको वो नागरिकता दी है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका ही उल्लेख करता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वीटी कृष्णमाचारी। हमारे संविधान, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। अंग्रेज भारत से एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आप कहेंगे कुमार में तो क्या आता है? कुमार कह रहा हूं, कुमार नहीं कह रहा हूं। क्या नाम था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कुमार, और कुमार में COOMAR ये स्पेलिंग है दोस्तों, इसलिए एच.सी. मुखर्जी ये अंग्रेज भारत की ओर से संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। वीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के सदस्य थे, राजस्थान से थे और वो देशी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इसके हिसाब से आंसर हो गया डी। दोनों उपाध्यक्ष थे, बी और सी दोनों। याद रखना दोस्तों, याद रखना है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का सीधा संबंध है। वैसे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाते हैं और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने का काम मौलिक अधिकारों का है। लेकिन दोस्तों जो विकल्प दे रखा है, अगर आपको याद हो तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख करता है। इसलिए अगर ऑप्शन देखा जाए तो सही आंसर है अनुच्छेद 38 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 38 में तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के आधारों का उल्लेख करता है। बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आपने पढ़ा होगा ऐसा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, या भारत खुद किसी युद्ध में शामिल हो जाए, इनमें से किसी भी आधार पर या इनके होने की संभावना के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 को अगर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद संसद से अनुमति इत्यादि का उल्लेख है। 358 और 359 में मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं आपातकाल के दौरान, इस बात का उल्लेख है। राष्ट्रपति करते हैं मौलिक अधिकारों को निलंबित दोस्तों, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, वो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, चाहे किसी भी आधार पर आप आपातकाल लगा दीजिएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। संसद में शून्यकाल का समय। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी वैसे गलत है। शून्यकाल किस से किस अवधि तक होता है ये नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप मुझसे पहला प्रश्न पूछोगे सर शून्यकाल होता क्या, तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों संसद की बैठक हमेशा सुबह 11 बजे प्रारंभ होती है। संसद की बैठक का पहला घंटा जिसमें सांसदों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे तो हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। ये घंटा होता है 11 से 12। 12 बजने के बाद किसी भी सांसद द्वारा किसी भी मंत्री से बिना किसी पूर्व सूचना के सवाल जो पूछे जाते हैं उसे शून्यकाल कहते हैं। वो 12 बजे प्रारंभ होता है। लेकिन ये कब तक चलेगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं, क्योंकि शून्यकाल का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, नियमों में, संविधान में, कानून में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो 9 से 10 बजे तक तो संसद की बैठक नहीं होती है, 10 से 11 बजे सवाल ही नहीं होता, 11 से दोपहर के 12 बजे तक तो प्रश्नकाल चलता है, 12 से 1 बजे। अब चूंकि ऑप्शन जो है इसके हिसाब से डी थोड़ा ठीक नजर आता है, इसलिए हम डी को प्राथमिकता दे देते हैं। 12 बजे प्रारंभ होता है, 12:15 तक चलेगा, 12:30 तक चलेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। उपलब्ध विकल्पों के हिसाब से दोस्तों डी ऑप्शन एकदम सही है। ध्यान रखना संसदीय नियमों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने अफ्रीका से ली है। एक दूसरी बात अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है और इसके अनुसार 2 तरीकों से संशोधन किया जाता है। तीसरी बात, संविधान संशोधन के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। यस, आप चाहो तो राज्यसभा में भी ला सकते हो, आप चाहो तो लोकसभा में ला सकते हो, दोनों हाउस को समान शक्तियां प्राप्त है और संविधान संशोधन विधेयकों पर कभी भी संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में तो होने का सवाल ही नहीं होता। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक, देखिए अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत संसद की अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, 3 बार, ठीक है दोस्तों। एक बार 1962 में बुलाई थी, दहेज निरोधक अधिनियम के बारे में, इस पर दोनों हाउस में विरोध हो गया था इसलिए। दूसरी बार 1978 में बुलाई गई थी, ये बैंकिंग अधिनियम के बारे में था। और तीसरी बार 2002 में बुलाई गई थी, ये दोस्तों आतंकवाद निरोधक अधिनियम के बारे में था, ठीक है। ये पूछ रहा पहली बार कब बुलाई गई, दहेज, यस, तो इसके हिसाब से आंसर ये हो गया। हिंदू कोड बिल, ये तो पारित ही नहीं हुआ था। बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक नहीं, स्वर्ण चाहिए, एकदम गलत। तो दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया, ए हो गया, याद रहेगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ऑब्वियसली 6 महीने। संविधान में साफ शब्दों में लिखा है कि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में नए चुनाव 6 माह में करवाने होंगे और उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया, 6 माह। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है और साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ऐसा 53 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 53। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन के हिसाब से बी, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा वाली महत्वपूर्ण बात नहीं है मेरे हिसाब से। धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, दोस्तों धन विधेयक राज्यसभा में नहीं रखा जाता है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है 109 में। धन विधेयक 14 दिन में पारित करना होता है राज्यसभा को, ऐसा लिखा हुआ है 109 में। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो है 110 में, और धन विधेयक कोई है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है 110 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 123 आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। ये थोड़ा ध्यान रखना। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, दोस्तों जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां की है, यूपी की है। और हमारे यहाँ पर जो सीटों का जो बंटवारा कर रखा है, बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन कर रखा है, जनसंख्या के आधार पर कर रखा है। यूपी वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा के 80 सांसद चुन कराते हैं। यूपी वो राज्य है जहां से राज्यसभा के लिए 31 सांसद चुन कराते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए, आंसर क्या हो गया, ए। 80 लोकसभा में और राज्यसभा में कितने हो गए, 31। तो आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, देखिए दोस्तों अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। 164 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो अनुच्छेद 164 में इस बात का उल्लेख है, तो बी आंसर हो गया। 165 क्या है दोस्तों, महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी यानी महाधिवक्ता पद का उल्लेख है। 166 में क्या है, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम बनाएगा, ये बात 166 में लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री विजयलक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर ए। निम्न में से एक विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग होती है, जी नहीं, राज्यसभा सवाल ही पैदा नहीं होता। लोकसभा भंग तो होती है परंतु समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा को समाप्त भी तो नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं। विधानसभा भंग तो होती है पर समाप्त नहीं होती है, लेकिन दोस्तों राज्य विधान परिषद भंग नहीं होती है लेकिन समाप्त की जा सकती है। अगर आप लोगों ने आर्टिकल 169 विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया कर देखी है तो उसी में विधान परिषद की समाप्ति की प्रक्रिया भी है। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, याद रहेगा दोस्तों। भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, दोस्तों केशवन भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का मामला, 13 न्यायाधीशों का पीठ जिसने ये निर्णय दिया था, तो आंसर हो गया डी। गोलकनाथ बाद जो 1967 का है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। सज्जन सिंह बाद 1965 में भी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है। शंकर प्रसाद बाद 1951 प्रथम संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी। एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र, देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट के जज हो, सब अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं, ए। तो आंसर क्या हो गया, ए, ये आप ध्यान रखना। प्रस्ताव ने हमारे देश के निवासियों को किन संबोधनों को संबोधित किया है, लोग, जनता, नागरिक, व्यक्ति। प्रस्ताव में किन शब्दों के बाद लिखा है, प्रस्ताव को देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने हेतु तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, इसका सीधा सा मतलब है 1 और 3, इसका आंसर हो गया दोस्तों। हम भारत के लोग भी है और नागरिक भी है, तो ऑप्शन रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों तैयारी तो ठीक है, तैयारी को टेस्ट करने के लिए कई बार हमको अपने आप को तोलना पड़ता है कि वाकई में क्या मेरी तैयारी का स्तर उतना अच्छा है जिससे कि मैं राजस्थान पुलिस का हिस्सा बन सकूं। तो दोस्तों आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए रख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ उन प्रश्नों को भी देखिए। इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व भी करेंगे और उसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके लिए, क्या बात है, संविधान सभा से प्रारंभ हुआ है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों इसमें जो डेट्स दे रखी है आप लोग शायद जानते होंगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक,
और आपको मालूम होना चाहिए उस प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था और इस योजना के तहत दोस्तों संविधान सभा में 389 मेंबर होने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होगा 9 दिसंबर 1946 की ये जो पहली बैठक है, इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। संविधान सभा की इस पहली बैठक में केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। और अगर आपसे पूछ ले कि उस दिन कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो महिलाएं जो थी दोस्तों वो 9 थी। और अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी, तो जवाब होगा 15। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो अपने प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? डी। 11 दिसंबर को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए। और 13 दिसंबर को क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। याद रहेगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप सर B.N. राव ने तैयार किया था। सर B.N. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप का मतलब कच्चे कच्चे रूप में संविधान को तैयार करना, मोटे मोटे तौर पर संविधान को तैयार करना। सर B.N. राव खुद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति दोस्तों? प्रारूप समिति। और ध्यान रखना, इस प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। और इसके लिए एक और शब्द भी है, वो है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। ठीक है दोस्तों, ये सब शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। 30 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, 30 अगस्त 1947। अपना प्रश्न है, अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? डी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रहेगा, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, इन्हें आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। याद रहेगा? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? दोस्तों हमारा राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है, और राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान का उल्लेख तो संविधान में भी है। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो पहला मूल कर्तव्य है, उसमें ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिक राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, इन सब का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। ये प्रश्न संविधान सभा ने इसे कब एक्सेप्ट किया? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई। इस अंतिम बैठक में बहुत सारे कार्य किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर करने का काम किया गया, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। साथ ही साथ संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया, और उसी दिन हमारा राष्ट्रगान जनगण मन भी संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हो गया? सी, यानी 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों का उल्लेख है? दोस्तों जब संविधान लागू हुआ, यानी मूल जो संविधान है, मूल संविधान, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आप लोग जानते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में समाप्त हो गया, और आजकल ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 और 300 में भी ए के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब ये एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 ए में उल्लेखित है, मूल अधिकार नहीं है। तो आज के दिन 6 है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यानी 6। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार? दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा वर्ष 2002 में किया गया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा 21A, और 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। याद रहेगा आपको, इसी संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। इससे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ये भी बात ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर ए। अनुच्छेद 21 जानते हैं, जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में 3 बातों का उल्लेख है। जिस व्यक्ति ने जब अपराध किया उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दे सकते। ये 20 में। और 22 में हर व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, उसे गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार प्राप्त है, उसे वकील से सहायता लेने का अधिकार प्राप्त है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। ऐसा 22 में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। 40 बहुत पॉपुलर आर्टिकल है दोस्तों, और जो हमारे मित्र कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि हर दूसरे से तीसरे वर्ष किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये प्रश्न जरूर बनता है। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, अनुच्छेद 40। गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है दोस्तों। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? ए। पर्यावरण की रक्षा करें, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 48 में। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये लिखा हुआ है 39 में। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, ये लिखा हुआ है 38 में। प्रश्न क्या है? 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन करें। संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, मूल संविधान अगर पूछे तो एक भी कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान एक भी कर्तव्य नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, 42वें संशोधन द्वारा जब जोड़े गए तब इनकी संख्या थी 10, और यह सरदार सोन सिंह समिति के अनुशंसा पर जुड़े। फिर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कर्तव्य कौन सा था? 11वां। तो आज के दिन इनकी संख्या 11 है। ये क्या पूछ रहा है? मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर हो गया बी, यानी 11। याद रहेगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाह रहा हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 देखेंगे दोस्तों, तो वहां आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। ये बात आपको कहां लिखी हुई मिलेगी? अनुच्छेद 53 में। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी, यानी राष्ट्रपति।
भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है दोस्तों अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना ऐसी शब्दावली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी भी नहीं है। हम राज्यसभा को स्थायी सभा भी कहते हैं, हम राज्यसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, हम राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा भी कहते हैं। इधर हम लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, अस्थायी सभा कहते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? बी यानी राज्यसभा। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 ये कहता है कि अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको संसद का सदस्य होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन पद ग्रहण करोगे, पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर आपको संसद का सदस्य बनना होगा, ऐसा आर्टिकल 75 में लिखा है। इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? 6 माह यानी ऑप्शन नंबर बी याद रहेगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों एक बार फिर आर्टिकल 75 ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद यानी सभी मंत्री सामूहिक रूप से पूछे तो वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 का सब क्लॉज 3 अनुच्छेद 75 की धारा 3 में साफ लिखा हुआ है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। प्रश्न क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। आंसर क्या हो गया? सी याद रहेगा। चलिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? दोस्तों अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, अर्थात केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 109 ये भी कहता है कि लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर उसे पारित करना होगा, और अगर पारित नहीं किया तो पारित माना जाएगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक होता क्या है इसकी परिभाषा देता है, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 110 में है। तो कौन प्रमाणित करता है? इसके हिसाब से दोस्तों आंसर हो गया लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ा प्रश्न का आंसर सीधा नहीं दे रहा हूँ, प्रश्न पूछा आंसर दे देना आगे बढ़ ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं जानबूझकर दूसरी बातें भी बता रहा हूँ ताकि आपकी सारी बातें कवर हो जाए और आपके कोई भी जो प्रश्न बने वो आपकी रडार में रहे। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का उल्लेख करता है। संरचना अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का उल्लेख करता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य में अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 60 होगी। न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी। जैसे पुडुचेरी, सिक्किम, गोवा ये सब 60 से कम। गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में भी 32 है, लेकिन न्यूनतम 60 होनी चाहिए। कुछ जगह पर अपवाद है और अधिकतम 500 है। सबसे ज्यादा यूपी की है, आपको मालूम है। राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या 200 है। 170 में इस संरचना वाला जो अनुच्छेद है उसमें ये सब बातें उल्लेखित है। तो दोस्तों प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी। कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? दोस्तों आज के दिन विधान परिषद 6 राज्यों में। कहां कहां पर है? यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और छठा तेलंगाना में है। जम्मू कश्मीर में जो थी तो जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद वहां पर समाप्त हो चुकी है। तो आज के दिन टोटल कितने हैं? 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया डी। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी, महान्यायवादी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, सभी केंद्र सरकार के मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है, वे सब अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हुआ? बी राष्ट्रपति। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थित है, वहां लिखा हुआ है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की बैठक कहीं और करनी हो तो ऐसा राष्ट्रपति से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य जगह पर उसकी बेंच वगैरह स्थापित करनी है तो भी मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति से कंसल्ट करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परामर्श करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी यानी नई दिल्ली याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? देखिए जरा, संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों अनुच्छेद 124 ये भी कहता है कि संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, संसद को अधिकार है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश है। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 34। प्रश्न क्या है? कुल कितने न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश सहित? तो इसके हिसाब से आंसर हो गया ए यानी 34। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों हीरालाल जे कानिया जो है, ये जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। इनका सही नाम है हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया। और आज के दिन कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, एस ए बोबड़े। भारत में कौन महिला मुख्य न्यायाधीश रही? आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, ये ध्यान रखना। जीवी मावलंकर तो हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। के एन वांचू मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुकुमार सेन ये हमारे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, याद रहेगा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर ए। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? हाईकोर्ट कितने हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश में 1 जनवरी 2019 को 25वां हाईकोर्ट स्थापित हुआ। तो लेटेस्ट हाईकोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश है। और प्रश्न है कुल कितने हाईकोर्ट्स हैं? तो दोस्तों हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हैं, याद रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में स्थित है और उसकी एक बेंच कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, ये भी याद रखना। और किसी भी राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना कौन करता है? संसद करती है, संसद कानून बनाकर करती है। 25 हाईकोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पर। कई सारे संयुक्त उच्च न्यायालय हैं, जैसे महाराष्ट्र और गोवा को मिलाकर एक हाईकोर्ट बनता है बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा को मिलाकर बनता है चंडीगढ़,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर बनता है श्रीनगर। ठीक इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बनाकर मिलता है कलकत्ता। ये सब बातें आपको ध्यान रखना दोस्तों। मद्रास और पुडुचेरी को बनाकर, तमिलनाडु और पुडुचेरी को बनाकर मिलता है मद्रास। केरल और लक्षद्वीप को बनाकर मिलता है एर्नाकुलम। ये सब जॉइंट हाई कोर्ट है। तो आज के दिन इनकी संख्या 25। आंध्र प्रदेश लेटेस्ट है 1 जनवरी 2019। याद रहेगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकते हैं? अनुच्छेद 352 में क्या लिखा हुआ है? देश में कोई आक्रमण हो जाए, भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो तीनों में से किसी भी स्थिति में, और इवन यहां तक लिखा हुआ है कि इन तीनों में से किसी भी स्थिति के वास्तविक रूप में न होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है दोस्तों। आज तक 3 बार लगाया गया। 1962 में पहली बार लगाया गया जब चीन का आक्रमण हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय देश के राष्ट्रपति थे। 1971 में दूसरी बार लगाया गया जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, और आप लोग जानते हैं दोस्तों उस समय बीवी गिरी देश के राष्ट्रपति थे। तीसरी बार 1975 को लगाया गया 26 जून को, उस समय आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया, और उस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद शाह देश के राष्ट्रपति थे। याद रहेगा। आंतरिक असंतोष शब्द को हटाया गया और सशस्त्र विद्रोह जो शब्द लिखा गया वो 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में लिखा गया। ठीक है दोस्तों। तो अब सशस्त्र विद्रोह है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? आंतरिक असंतोष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आप लोग जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत की जा सकती है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो इसके हिसाब से ए। और अब तक कितनी बार घोषणा की गई? अब तक एक ही बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा दोस्तों। अगर वित्तीय आपातकाल लग जाए तो क्या होगा? वित्तीय आपातकाल लग जाए तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक का वेतन कम किया जा सकता है। राज्य सरकारों के बजट केंद्र सरकार की अनुमति के पश्चात लागू होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन कम किया जा सकता है। ऐसा भी अनुच्छेद 360 में लिखा हुआ है। अगर लगेगा तो संसद को 2 महीने के भीतर भीतर अनुमति देनी होगी। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में? दल बदल जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। जिसे आज हम दल बदल कहते हैं उसे आयाराम गयाराम भी कहा जाता है, आपको मालूम होगा। अंग्रेजी में एक शब्द है हॉर्स ट्रेडिंग, जैसे घोड़े बेचे और खरीदे जाते हैं, जिस उसी तरह से हमारे सांसद और विधायक भी बिकते हैं। तो आयाराम गयाराम, हॉर्स ट्रेडिंग, दल बदल, ये सब एक ही शब्द है। मूल संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल के संदर्भ में। इसके बाद में इसमें एक और परिवर्तन किया गया 91वां संविधान संशोधन द्वारा। ये वर्ष 2003 में हुआ और इसके तहत भी दल बदल पर रोक लगाई। तो 52वां और 91वां दोनों संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 8वीं अनुसूची आप लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार की भाषाओं से संबंधित है। 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची उन कानूनों का उल्लेख करती है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बेसिकली भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने हेतु ये अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई पंचायत राज संस्थाओं के 29 कार्यों का उल्लेख करती है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर सी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है इन 22 भाषाओं में से, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थानी, भोजपुरी, ये सब भाषाएं शामिल होने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रही है। एक और भाषाएं भौती, वो भी आंदोलन कर रही है। तो आज के दिन 22 है। वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 में है, ये ध्यान रखना। बड़ा सिंपल सा है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख था, आज भी है इसका उल्लेख। और स्टेट लेवल पर अलग से फाइनेंस कमीशन हमने 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो आंसर क्या हो गया? सी। याद रहेगा। भाषा के आधार पर दोस्तों नए राज्य का गठन किस आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, विकास के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आधार पर। ऐसा कोई भी आधार भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। एक बात, नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया के तहत किया जाता है और वो संसद करती है। ठीक। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित किया गया 1953 में। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? थोड़ी देर पहले बताया गया था दोस्तों, सुकुमार सेन हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था और 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो 1950 है ये चुनाव आयोग के फ्री कॉल टोल नंबर है। आप इस पर बात करके चुनाव के संदर्भ में नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सुकुमार सेन। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों केसी नियोगी थे। तो इसका आंसर हो गया सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं और उन सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिद्धांतों का निर्माण करता है, ये भी पता होना चाहिए। सरकारी आयोग दोस्तों 1983 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। RS सरकारिया कहते हैं जिसे हम लोग। ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं और केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच करने हेतु इस आयोग का गठन किया गया। 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के संबंधों की जांच करने के लिए पहला आयोग था। केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अब तक 2 आयोग बन चुके हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक और आयोग बनाया गया जिसे पुंची आयोग के नाम से जानते हैं। याद रहेगा दोस्तों, ये सब याद रखना है। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में रखा गया। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था लेकिन वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद गठित हुई थी, इसलिए हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने तो इसे दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि का चैप्टर कह दिया था। संविधान सभा जो बनी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी। ये कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। सर पैट्रिक लॉरेंस, ये आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री थे। भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए मार्च 1946 में भारत आया था। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और AV अलेक्जेंडर
A.V. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे और तीसरे जो मेंबर थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इस मिशन की योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें 389 सदस्य संख्या तय की गई। तो आंसर हो गया बी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत तो भारत को आजादी मिली, भारत का विभाजन हुआ और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत के विभाजन की तस्वीर खींची गई कि कौन से एरिया पाकिस्तान में जाएंगे, कौन से एरिया भारत में रहेंगे। तो आंसर हो गया बी। मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, यस। समानता का अधिकार 14 से 18 तक उल्लेखित है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण का अधिकार 23 से 24 तक है। शोषण का अधिकार नहीं है, ये सही नहीं लिखा। शोषण का अधिकार होता है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये थोड़ा प्रश्न सही नहीं छपा है। शोषण का अधिकार का मतलब तो है शोषण करने का अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि अनुच्छेद 32 हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु 5 याचिकाएं जारी करने का अधिकार देता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। भारत एक गणतंत्र है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दिन पद ग्रहण किया, इस दिन शपथ ली। जब किसी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है तो उसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ वंशानुगत सिस्टम नहीं है, यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ चुनाव होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, होते जरूर है। तो भारत गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है दोस्तों, सी। और भारत गणतंत्र है, ये शब्दावली जो गणतंत्र जो शब्दावली है वो कहाँ लिखी हुई है? प्रस्तावना में लिखी हुई है, प्रीएम्बल में लिखी हुई। याद रहेगा, तो ये ध्यान रखना, सी इसका आंसर है। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला कौन सा राज्य? दोस्तों 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में हमने भारतीय संविधान में 2A नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़कर सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया, सिक्किम। ठीक है दोस्तों। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में ही इस अनुच्छेद 2A को समाप्त करके हमने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया। सिक्किम एकमात्र राज्य है दोस्तों जिसे हमने एसोसिएट राज्य के रूप में शामिल किया। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। याद रहेगा, 35वां और 36वां दोनों संशोधन आपको याद रखना है। 35वें के द्वारा सह राज्य, 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार तो सिंपल है ना, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 16 होने का सवाल ही नहीं होता। 16 तो समानता में आता है, 17 भी समानता में आता है, 18 भी समानता में आता है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए, 19 से 22 तक। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। भारतीय नागरिकों के, ये जो है यहाँ शब्द होना चाहिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण कौन लगा सकता है? दोस्तों भारत के संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगाने का जो अधिकार है वो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है और आपातकाल के दौरान लगाए जाते हैं। लेकिन ये पूछा है विवेक युक्त नियंत्रण, अर्थात ऐसे मौलिक अधिकार जो दे रखे हैं वो मौलिक अधिकार हमारे स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद मतलब बिना रोक टोक वाले नहीं, उसके ऊपर कई सारे लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस कौन तय करता है दोस्तों? वो हमारी संसद तय करती है। तो संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों पर कई सारी लिमिटेशंस लगा सकती है। अगर दोस्तों आपने अनुच्छेद 19 को ही देखा है तो 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उस पर कई सारी लिमिटेशंस का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर, किसी के अपमान के आधार पर, हमारी न्यायपालिका की अवमानना के आधार पर, अन्य देशों के साथ जो हमारे संबंध है उसके आधार पर। तो ये पावर किसको दिया है दोस्तों? संसद को दिया। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A। तो भाग 4A द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आज के दिन 11 है, तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हो गया? 4 क यानी बी। याद रहेगा। कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों याद रखना, ये कथन गलत है, ये कथन भी गलत है। प्रस्तुत हमेशा लोकसभा में किया जाता है और राज्यसभा में प्रस्तुत का मतलब पहले रखना। तो प्रश्न पूछा कौन सा सही है, तो आंसर हो गया बी। और संविधान का अनुच्छेद 109 भी यही कहता है कि धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो कहां किया जाएगा? लोकसभा में। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या? बी। याद रहेगा दोस्तों। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दोस्तों अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 आपने पढ़ा है तो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख करता है। वहां क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य की बनने की योग्यता होनी चाहिए। और क्या लिखा हुआ है? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? आयु 35 वर्ष हो, ठीक है, न्यूनतम। पढ़ा लिखा हो, इस प्रकार की योग्यता नहीं है। इस प्रकार की योग्यता हमारे सरपंचों के लिए, वार्ड पंचों के लिए है। अनपढ़ व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकसभा सदस्य बनने हेतु योग्य हो, भारत का नागरिक हो। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया दोस्तों? बी। कौन सा नहीं है पूछा है? निम्न में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? 1921 में लोक लेखा समिति गठित की गई। टोटल मेंबर 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट संसद में रखी जाती है उसकी जांच करने का काम करती है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? डी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। याद रहेगा दोस्तों। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों मैंने बताया ही था, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ये हमारी संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी उस समय भी उसकी अध्यक्षता करते थे। गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ।
गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। ये सब बातें ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया डी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते मिलते हैं। दोस्तों हाईकोर्ट के जजेस को वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो यहाँ तो पेंशन नहीं पूछ रहे हैं, वेतन व भत्ते ये नहीं होगा। राज्य की समेकित निधि, समेकित कहिए या संचित निधि कहिए, एक ही बात है। वेतन व भत्ता संचित निधि राज्य की मिलेगा, राज्य से मिलेगा, और उनको जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से मिलेगी। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है। जीने का अधिकार देता है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और उसमें बहुत सारी बातों को शामिल किया गया। रोजगार के अधिकार को शामिल किया गया, शुद्ध पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया गया, शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया, भोजन के अधिकार को शामिल किया गया, विदेश जाने के अधिकार को शामिल किया गया, एकदम स्वस्थ रहने के अधिकार को स्वीकार किया गया है, समय पर आपको न्याय मिले इस अधिकार को स्वीकार किया गया, और आपको अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार भी जो है वो इसी के अंतर्गत शामिल है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 243 जेड ए किससे संबंधित है? दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर भारतीय संविधान में कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए। पी से लगाकर 243 पी से लगाकर 243 जेड जी तक अनुच्छेद जोड़े गए। ये प्रश्न पूछ रहा है जेड ई। जेड ई दोस्तों महानगर योजना समिति से संबंधित है, यानी सी आंसर है, और जिला योजना समिति होता तो जेड डी इसका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो मेरे हिसाब से कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, कुछ प्रश्न आपके सामने रखे गए। थैंक यू वेरी मच।